कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। इसके पहले आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर मीरा सिंह, जो साहित्यकार एवं संस्थापक है अंतर्राष्ट्रीय हिंदी साहित्य प्रवाह फिलाडेल्फिया अमेरिका, अभी जो अमेरिका में रहती हैं, अमेरिका से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मैडम, आपका हम सभी की ओर से स्वागत है। जी, मेरा भी आप सभी को स्वागत, अभिनंदन और आभार। अभी सवेरे लगभग शायद 4-5 बजा होगा, तो जो सवेरे से उठ करके मैडम इंतजार कर रही है, हमारे साथ जुड़ी हुई है। आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और हमारे इस कार्यक्रम में हमारा सहयोग दे रहे हैं श्री लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा, वहाँ के प्राचार्य, और पॉम्पे कॉलेज आइकड़ा, यहाँ के प्राचार्य, और इसके साथ हमारे जो कर्नाटक राज्य विश्वविद्यालय कॉलेज हिंदी प्राध्यापक संघ के जो पदाधिकारी, मैं इसका अध्यक्ष हूँ, और उसके साथ जो हमारे पदाधिकारी जितने भी जो बंधु जुड़े हुए हैं, और इसके साथ साथ जो देश के विभिन्न कोनों से हमारे इस ऑनलाइन जो व्याख्यान है इसमें जुड़े हुए हैं, मैं उन सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आप सभी जानते हैं यह 105वां व्याख्यान है। गंगा कावेरी व्याख्यान माला में 105वां व्याख्यान है। अब तक 104 व्याख्यान हो चुके हैं, यह 5वां व्याख्यान है। यह आज का विषय जो है अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है, लोकगीतों में सामाजिक चेतना। अभी तक इस विषय से संबंधित लगता है कोई व्याख्यान नहीं हुआ है लोकगीतों के संबंध में, और उसके सामाजिक चेतना के संबंध में अभी तक व्याख्यान नहीं हुआ है। यह पहला अवसर है लोकगीतों में सामाजिक चेतना, क्योंकि हम सभी लोक संस्कृति, लोक आचार विचार से पले बड़े हुए हैं और उससे जानते हैं उसके संबंध में। तो इन सभी विषयों के संबंध में हमारे साथ अपना विचार साझा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर मीरा सिंह, जो साहित्यकार एवं संस्थापक अंतर्राष्ट्रीय हिंदी साहित्य प्रवाह फिलाडेल्फिया अमेरिका से। आज इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता का परिचय देने हेतु हमारे साथ हमारे मित्र डॉक्टर जयशंकर तिवारी जी, जो इस गंगा कावेरी व्याख्यान माला में इनका बहुत ही सहयोग रहा है, और उसके साथ साथ श्री लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा के हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर शैलेंद्र नाथ मिश्र जी, इनका भी बहुत सहयोग रहा है। इन सभी का मैं आभार प्रकट करते हुए, इनका स्वागत करते हुए, अभी मेरे मित्र जयशंकर तिवारी जी से मैं निवेदन करता हूं आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर मीरा सिंह जी का परिचय संक्षिप्त रूप से दे करके कार्यक्रम की गति को आगे बढ़ाया। जी, धन्यवाद मित्र डॉक्टर एस मंजुनाथ जी। मैं सर्वप्रथम आज के इस व्याख्यान में मुख्य वक्ता के रूप में हमसे जुड़ी हुई आदरणीय डॉक्टर मीरा सिंह जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं, और समस्त सुधी श्रोताओं का, सुधी जनों का जो देश के और दुनिया के अलग अलग हिस्से से इस कार्यक्रम में जुड़ते रहे हैं, आज भी जुड़े हैं, मैं आप सभी का स्वागत करते हुए, जैसा कि मुझे कहा गया है परिचय देने के लिए, लोकगीतों में सामाजिक चेतना बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आज का ये व्याख्यान केंद्रित है, और इस पर अपना वक्तव्य देने के लिए डॉक्टर मीरा सिंह जी जुड़ी हुई हैं। फिलहाल फिलाडेल्फिया अमेरिका में आप निवास कर रही हैं। आप वैसे बलियाटिक हैं, उत्तर प्रदेश में बलिया रसड़ा जगह है, वहाँ आपका जन्म हुआ। मुंबई में आप निवास करती रही हैं, तो बलिया का संबंध हिंदी साहित्य के बड़े महत्वपूर्ण हस्ताक्षरों से है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, केदारनाथ सिंह, अमरकांत और जैसे बड़े नाम बलिया से जुड़े रहे हैं। तो आदरणीय अभी साहित्य के क्षेत्र में सृजन और आलोचन दोनों क्षेत्रों में आपका महत्वपूर्ण योगदान है। आज
हम आपका स्वागत करते हुए कुछ जरूरी जानकारियां आपके बारे में साझा कर रहा हूं। आपकी जो शिक्षा दीक्षा है, बीए, एमए, बीएड करके आपने जो परा स्नातक किया एमए, वो समाजशास्त्र में किया और हिंदी में, दोनों विषयों में आप एमए हैं। आपने हिंदी विषय में जो शोध कार्य पीएचडी की, अमृतलाल नागर के उपन्यासों का समाजशास्त्रीय अध्ययन, ये सरदार पटेल विश्वविद्यालय बल्लभ विद्यानगर गुजरात से आपने पीएचडी शोध उपाधि प्राप्त की। साहित्य के समाजशास्त्रीय अध्ययन पर जिस समय हिंदी अनुसंधान प्रारंभिक स्थिति में था, उस समय आपने इस महत्वपूर्ण शोध कार्य को संपन्न किया था। आपने SIES कॉलेज नेरूल नवी मुंबई में अध्यापन कार्य किया। इसके अलावा महाराष्ट्र में ही स्टर्लिंग कॉलेज नेरूल नवी मुंबई में अध्यापन कार्य किया। बाद में आप अमेरिका चली गईं और अमेरिका में हिंदी भाषा और साहित्य के प्रचार प्रसार में आप लगातार लगी हुई हैं। आपकी महत्वपूर्ण जो साहित्यिक कृतियां हैं, जिनमें बाल पुस्तक है प्रेरणा नाम से, जिसे अखिल भारतीय अस्मिता साहित्यिक मंच बड़ौदा ने पुरस्कृत किया है। हृदय की झंकार कविता संग्रह बहुत चर्चा में रहा है आपका, जिसका लोकार्पण यूरोप में ही ऑस्ट्रिया में हुआ। उद्गार कविता संग्रह, या रिश्तों की अहमियत जो आपका कहानी संग्रह है। अनुभव नाम से आपने उपन्यास की लिखा। डॉक्टर महेश दिवाकर की पुस्तक की समीक्षा आपने हिंदी की मुस्कान शीर्षक से लिखा। और बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक भोजपुरी लोकगीत में सामाजिक चेतना। भोजपुरी आज का विषय भी इससे जुड़ा हुआ है, लोकगीतों में जो सामाजिक चेतना है, इस पर आपका शोध कार्य भी है। और जैसा मैंने शुरू में कहा कि आपने अमृतलाल नागर के उपन्यास का समाजशास्त्रीय अध्ययन किया है। कई पुरस्कारों से आपको अलंकृत किया गया है, जिसमें नारी अस्मिता साहित्यिक मंच बड़ौदा के द्वारा अस्मिता गौरव सम्मान, अग्निशिखा अंतरराष्ट्रीय साहित्यिक मंच मुंबई ने आपको साहित्य गौरव सम्मान से अलंकृत किया है। महिला काव्य मंच दिल्ली के द्वारा हिंदी साहित्य गौरव सम्मान, काव्य विकुल संस्थान गाजियाबाद ने आपको काव्य विकुल सम्मान, इसी तरह से कोरोना योद्धा सम्मान भी आपको प्राप्त हुआ है। कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार भी आपको प्राप्त हुए हैं, जिसमें मधुर ताज स्मृति हिंदी सेवी सम्मान, ये ऑस्ट्रिया में अंतर्राष्ट्रीय साहित्य कला मंच है। इसी तरह से सीके मंडल फिलाडेल्फिया अमेरिका में हिंदी रत्न गौरव सम्मान आपको प्राप्त हुआ। और अमेरिका में श्री रामचरित भवन के द्वारा भगन भक्त कवि सम्मान आपको प्राप्त हुआ है। तो बहुत सारे पुरस्कारों से आपको नवाजा गया है। आपकी जो अभिरुचियां हैं लेखन के क्षेत्र में, साहित्य की कई विधाओं में आपका महत्वपूर्ण कार्य है। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत संगीत और कला में आपकी गहरी अभिरुचि है। काव्य सृजन, उसका मंचन, अमेरिका में हिंदी काव्य सम्मेलन का आपने भव्य आयोजन किया। लगातार उसके प्रचार प्रसार में आप सक्रिय रहती हैं। साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय अनेक पत्रों या पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं प्रकाशित होती रही हैं। और एक महत्वपूर्ण जो कार्य आपके द्वारा हुआ, अंतरराष्ट्रीय हिंदी साहित्य प्रवाह संस्था का आपने की स्थापना की। फिलाडेल्फिया अमेरिका में आप लगातार उसके जरिए हिंदी साहित्य और भाषा का प्रचार प्रसार कर रही हैं। तो ऐसी आज की मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता आदरणीय डॉक्टर मीरा सिंह जी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं और मंच में अपने मित्र डॉक्टर एस ए मंजुनाथ जी को अंतरित करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद तिवारी जी। आप सभी जानते हैं गंगा कावेरी व्याख्यान माला भी आज जो है 105वां व्याख्यान है। 104 व्याख्यान समाप्त हो चुके हैं।
और आज के इस व्याख्यान में अत्यंत महत्वपूर्ण विषय को लेकर के हमारे सामने अपना विचार रखने के लिए हमारे सामने प्रस्तुत है डॉक्टर मीरा सिंह जी, जिसकी तिवारी जी ने इनका, क्योंकि ये अत्यंत महत्वपूर्ण ये प्रवासी साहित्यकार हैं और इनका नाम से ही हम पहचान सकते हैं कि इनका जो परिचय हमें प्राप्त हो सकता है। फिर भी तिवारी जी ने इनका परिचय संक्षिप्त रूप से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। मैं तिवारी जी को धन्यवाद देता हूं और इसके साथ समय ज़्यादा व्यर्थ किए बिना मैं आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर मीरा सिंह जी का स्वागत करता हूं। लोकगीतों में सामाजिक चेतना आज का इनका विषय है, क्योंकि यह अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। हम सभी लोकगीत के ही जो परिवेश से पले बड़े हुए हैं और इन सभी के सभी विषयों के बारे में हमें जानकारी बहुत ही जरूरी है। तो इस विषय पर, अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर, लोकगीतों में सामाजिक चेतना, इस विषय पर अपना विचार यहाँ पर साझा करेंगी डॉक्टर मीरा सिंह जी। मैडम, आपका स्वागत है। बहुत बहुत आभार सभी को। मैं गंगा कावेरी व्याख्यान के 105 जो आयोजक हैं, प्राचार्य प्रोफेसर रविंद्र कुमार जी, श्री लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा उत्तर प्रदेश से, प्राचार्य डॉक्टर पुरुषोत्तम केबी, पोम्पे कॉलेज एकला मंगेरू कर्नाटक से, और डॉक्टर S.A. मंजुनाथ, अध्यक्ष हिंदी विभाग कर्नाटक राज्य विश्वविद्यालय कॉलेज हिंदी प्राध्यापक संघ बंगलुरु, और जयशंकर तिवारी जी, डॉक्टर शैलेंद्रनाथ तिवारी जी, श्री लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा, आप सभी के प्रति आभार ज्ञापित करती हूँ। बहुत बहुत आभार। आपने इस लोकगीत को के ऊपर क्या तत्व है, इन तत्वों को उजागर करने के लिए मुझे आमंत्रित किया। साथ ही मंच पे उपस्थित जो भी हमारे दर्शक, छात्र, सांस्कृतिक प्रेमी आए हुए हैं, उन सभी के प्रति भी मैं आभार ज्ञापित करती हूँ। लोकगीत क्या है उसको समझना, जब तक हम अपने पीछे अपने माता पिता और वहां तक नहीं जाएंगे कि कहाँ से आए थे मेरे माता पिता, तब तक थोड़ा सा मुश्किल इसलिए है कि आज ये लुप्त हो रहा है शहरीकरण के कारण। तो मन को आज बहुत सुकून अनुभव हो रहा है। मन बहुत ही आनंदित है कि भारतीय संस्कृति के नैतिक, पारिवारिक, संस्कार, सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जो मूल्य हैं, उनको उजागर करने के लिए मैंने जिस पुस्तक की रचना की थी उसका नाम भी भोजपुरी लोकगीत में सामाजिक चेतना था। इसलिए जब मुझे इस व्याख्यान में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया तो मुझे बहुत ही हर्ष हुआ, क्योंकि जिस उद्देश्य से मैंने उस पुस्तक को लिखा है उसे आज मैं उजागर कर अपने नई पीढ़ी को करने जा रही हूँ। तो सोहर, सबसे पहले लोकगीतों में तो ऐसे भजन की परंपरा है, तो मैं 2 लाइन केवल भजन की परंपरा को निभाते हुए, क्योंकि किसी भी कार्यक्रम का आरंभ प्रभु की आराधना से होता है। अध्यात्म हमारे जीवन का सबसे गूढ़ एक तत्व है, मैं तो ये मानती हूँ, जो हर घरों में आराध्य किया जाता है किसी न किसी रूप में, चाहे वो भारत हो, विदेश हो, कहीं भी। तो 2 लाइन शंकर जी को समर्पित कर रही हूँ, क्योंकि शंकर जी गंगा धारी हैं और हमारे काव्य व्याख्यान माला का नाम भी गंगा से ही है। तो 2 लाइन केवल। शंकर भजूं गौरी भजूं, शंकर भजूं प्यारे, करुणा के सिंधु दीन बंधु भक्त आधारे। तो इस पे ज्यादा चर्चा नहीं करूंगी, क्योंकि शंकर से ही सृष्टि की रचना मानी गई है। उसके बाद गांव आया और फिर हम शहर या विदेश आए। तो इस तरह हम अपने लोकगीत पे आते हैं। लोकगीत में जन्म हम जानते हैं कि किसी भी मनुष्य का पहला स्तर होता है, बच्चा पैदा होता है, फिर बड़ा होता है, और फिर हम लोग जैसे आकर के अपने साहित्य और संस्कृति की चर्चा या व्यवहार में लाता है। तो सोहर क्या होता है उस पर मैं थोड़ी सी चर्चा कर रही हूँ। सोहर
भोजपुर में विशेष रूप से गाया जाता है और इसमें रसे बसे जो तत्व हैं हमारे पूरे समाज के, जो भी अनुभव हैं, उसको उजागर किया जाता है। तो लोकगीत सोहर परिवार में परंपरागत रीति रिवाज के रूप में सदियों से पुत्र जन्म होने पर 12 दिन तक, 1-2 दिन नहीं, 12 दिन तक लगातार सामूहिक रूप से संगठन की भावना, पूरा समाज आकर जुड़ता है और गाया जाता है। मिलजुल कर अपने मन की खुशी का इजहार नाच कर, गाकर, हास परिहास के रूप में, व्यंग के रूप में, मधुर ध्वनि से खट्टे मीठे अपने जीवन के, समाज के अनुभव को औरतें मिलकर के चित्रित करती हैं। तो सोहर और खिलौना में तान भी होता है, गान भी होता है और सभी रसों का मधुर रस भी होता है। लोकगीत के मन का जो अद्भुत आनंद होता है वो इन गीतों में उजागर होता है, जिससे मन जो है एकदम आनंद से सराबोर हो जाता है। और ये कल्याणकारी भाव है, क्योंकि बच्चे की पैदा होने पर उसके कल्याण के लिए ये गाया जाता है। और दूसरी इसमें सुख देने का जो भाव है वो प्रसूता की पीड़ा को हरने के लिए भी गुनगुनाया जाता है 12 दिन तक। तो मेरा सौभाग्य है कि मैं जिसे आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। इस सामाजिक धरोहर को संरक्षित करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज ये लोकगीत धीरे धीरे लुप्त हो रहे हैं। इसमें निहित भारतीय संस्कृति के इस कल्याणकारी भाव के महत्व को युवाओं को अवगत कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्वस्थ परिवार और स्वस्थ समाज के लिए हमारी लोक संस्कृति, लोक गाथाएं बहुत जरूरी है। लोकगीत सोहर परिवार व समाज को एकता के सूत्र में बांधता है। कैसे बांधता है? क्योंकि सब लोग मिलजुल कर इकट्ठे होते हैं और इन लोक गीतों को हर एक रीति रिवाजों पर गाते हैं, गुनगुनाते हैं। इसको जीवित रख करके इसलिए आगे की पीढ़ी को देना हमारा कर्तव्य बनता है, क्योंकि सामाजिकता, नमस्ते सर एंड मैम। क्योंकि सामाजिकता, नैतिकता को वे समझ सके और अपनी माटी के सुगंध में रस बस कर आनंदित रह अपने को आनंदित बना सके। तो सामाजिक चेतना क्या है, इस विषय की चर्चा थोड़ा सा मैं करना चाहूंगी। हर एक व्यक्ति का पद और कर्तव्य निश्चित किया गया है कि ये बेटा है तो बेटा का कर्तव्य, माँ है तो माँ का कर्तव्य, समाज के बुजुर्ग हैं तो उनका क्या कर्तव्य है। तो कर्तव्य तो अब हम किताबों में भी पढ़ नहीं पा रहे हैं। पहले हम व्यवहारिक रूप से लोक संस्कृति के माध्यम से ग्रहण करते थे अपने कर्तव्यों को, कि ऐसे कर्तव्य निभाया जाता है, देख करके, सुन करके, व्यवहार में देख सुन के होता था। अब केवल किताबों में या इंटरनेट से थोड़ा बहुत दिख जाता है, दिखता है, लोग देखना भी शायद पसंद नहीं करते हैं। और मेरा मानना है कि इसी कारण से आज समाज में हमारी विकृत का रूप दिखाई दे रहा है। तो जो चीज सोहर की मैं चर्चा इसलिए स्पेशल रूप से करना चाह रहा हूँ, या अपनी पुस्तक में किया भी है, क्योंकि सोहर एक ऐसा लोकगीत है जो एक तो इसका फलक बहुत दूर तक है। गाने वाले भोजपुर पूरा क्षेत्र, बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों में फैला हुआ है, भोजपुर से लेकर के और बहुत दूर तक इसका फलक है। इसलिए ये लोकगीत हर लोगों द्वारा गाया जाता है। और दूसरी विशेषता कि ये लोकगीत, इसमें निहित सभी तत्व निहित है, समाज के हर एक वर्ग का इसमें चित्रण किया गया है। कब वो खुश हो करके या सहयोग की भावना से जुट रहा है, अब कब नारी के मन में कुछ इस तरह के भाव आ रहे हैं या निम्न वर्ग के मन में कुछ इस तरह के भाव आ रहे हैं जो कि दबाए गए हुए हैं। तो उन भावों को भी बड़ा हंस कर गा करके उजागर किया जाता है, इसलिए सब लोग सुनते हैं। तो यह एक ऐसी विधा है जो जीवन के अनुभव से ओत प्रोत होकर सदा स्रोत के समान प्रभावित जनमानस के मन को आनंद का प्रसार, जनमानस के मन में आनंद का प्रसार करती है। तो इसलिए लोकगीत की यही स्वाभाविकता बहुत स्वाभाविक है, इसमें कोई बनावटीपना नहीं होता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बैठ के कोई लिख रहा है, ये मन में गढ़ लिया जाता है। जो अनुभव होता है, जो अनुभूत होती है, उसको उसी समय औरतें गढ़ लेती थी। और देखिए, औरतों की मैं बड़ाई तो नहीं कर रही हूँ कि मैं औरत हूँ, लेकिन औरत में सृजनात्मकता बहुत ज्यादा है, क्योंकि वे संवेदनशील है, वे अनुभवों को आत्मसात करती है अंदर पीड़ा के रूप में, क्योंकि अभिव्यक्ति का भी कम
तुरंत अभिव्यक्ति हो या क्रोध में अभिव्यक्ति हो, इसकी मान्यता हमारा परिवार और समाज नहीं देता है, उचित भी नहीं है। तो ये सहन शक्ति नारी की जो होती है वे लोकगीतों के रूप में मुखरित होती है और सोहर और खिलौना में भी मुखरित है। ये सरल और सहज होते हुए भी समाज के हर एक स्वरूप को उजागर करने में सक्षम है। हमारा उद्देश्य लोकगीत और खिलौना में नहीं, सामाजिक चेतना की भूमिका से, इसलिए अभी हम सोहर की चर्चा कर दिए। और सोहर जो है किस तरह से गाया जाता है ये थोड़ी सी हम चर्चा कर रहे हैं कि सोहर संगीत से, इसका बहुत शास्त्रीय संगीत से, संगीत तो है ही, गीत तो है ही, लेकिन शास्त्रीय संगीत के बहुत निकट है, क्योंकि उसमें भी 3 गति बताई गई है, मध्यम, मंद्र, मध्यम और तीव्र। तो सोहर का जो गाने का तरीका है वे मंद्र गति से गाया जाता है। उसका भी कारण है ताकि धीरे धीरे गाया जाए और लोगों के समझ में आए कि क्या उन्होंने किया है और क्या होना चाहिए। तो ये सोहर की विशेषता थी। और खिलौना जो है वे थोड़ी फास्ट गति, तीव्र गति से गाया जाता है। उस पे ढोलक, ताली और जो भी बजाना है, नाचना है, सब कुछ उसमें समाहित हो जाता है, क्योंकि वो तीव्र गति से होता है तो लोगों को और थोड़ा आनंद आता है। दूसरी विशेषता यह है कि भोजपुरी लोकगीतों में या लोकगीतों में वहाँ के बोलियों का ज्यादा समावेश होता है, बोली के शब्दों का, लेकिन खिलौना में ज्यादातर खड़ी बोली भी समाहित होते हैं, क्योंकि ये थोड़े फास्ट गति से तो होता ही, नया वर्ग भी इसमें जुड़ा हुआ होता है, तो स्वाभाविक रूप से चूंकि हिंदी और खड़ी बोली का प्रयोग अब होने लगा है तो उसमें वो है। दूसरा ये है कि हम ये देखते हैं कि भोजपुरी के जो शब्द हैं वे ज्यादातर हिंदी में हैं। कभी कभी मेरा मन ये भी होता है, अंदर ये भाव उठता है, कई लोगों से चर्चा भी मैंने किया है कि क्यों ना जो हिंदी भाषा को लेकर के एक विवाद है कि यहाँ हिंदी क्यों, यहाँ हमारी बोली जब है, हमारी भाषा है, तो मैं क्यों हिंदी पढ़ूं। तो इन लोगों को ये समझाने के लिए, समझाना नहीं, एक तरह से दृष्टि खोलने के लिए, समझा तो हम किसी को नहीं सकते, सभी समझदार है, पढ़े लिखे ज्ञानी हैं, लेकिन कभी कभी अपने से ज्यादा जुड़ाव होता है, ये भी स्वाभाविक है। तो एक बात केवल मैं ये संदेश देना चाह रही हूँ कि सभी राज्यों की बोलियों ने ही तो हिंदी को जन्म दिया है। तो जिसने जन्म दिया वो अपने बच्चे से, हिंदी एक तरह से उनकी उपजाई हुई चीज है, तो उससे द्वेष क्यों? वे तो आप ही के द्वारा दी गई चीजें, आप ही के सभी शब्द उसके अंदर हैं। और अगर आप गंभीरता से उस पर विचार करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि कम से कम 50% हर एक राज्य की बोलियों के शब्द हिंदी में हैं। तो कोई ऐसा वो नहीं, और यही कारण है कि देश के जो मजदूर वर्ग, बिना पढ़े लिखे वर्ग हैं, वो किसी भी राज्य में चले जाते हैं, वहाँ की बोली को, वहाँ हिंदी को समझ लेते हैं, बोल लेते हैं। तो थोड़ा मैं विषय से हट रही थी, अभी हम लोग गीत में आते हैं। तो लोग ही आते हैं शहर में, गांव के लोग मतलब लोगों से ही है, शहर में आते हैं और वो हिंदी को बहुत जल्दी आत्मसात करते हैं, क्योंकि सभी बोलियों के कम से कम 50% या उसके आसपास शब्द उसमें हैं। तो लोकगीत की शैली भी निराली है, बोलने का तरीका निराला है। ये लोकगीत आंचलिकता को भरपूर रूप से सजोए हुए, कहीं वर्णात्मक शैली में, कहीं विवरणात्मक शैली में, तो कहीं संवाद योजना के माध्यम से पूर्ण शालीनता का निर्वाह करते हुए हास्य परिहास के रूप में मुखरित होते हैं। अब आजकल व्यंग की बहुत महत्ता है, व्यंग और हास्य का साहित्य में भी बहुत महत्व है, लेकिन मैं जो लोकगीतों में व्यंग देखती हूँ, शुद्ध व्यंग, जो हास्य और व्यंग का सही में अगर देखना है तो हमें लोकगीतों को समझना होगा और सुनना होगा, और हो सके तो गुनगुनाना भी होगा, क्योंकि व्यंग का शुद्ध रूप मैं इसलिए कह रही हूँ कि हंसकर गाकर बोला जाता है और सामूहिक रूप से बोला जाता है। व्यंग हम कहानी में केवल लिख देते हैं, जितने लोग पढ़ पाए, लेकिन जब बच्चा होता है या शादी होता है, वहां भी गाली के माध्यम से व्यंग को हम उजागर करते हैं। तो ये लोकगीत में बहुत ये अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करने का सशक्त एक बहुत ढंग निराला है ये। तो अपनी इसमें अर्थ की भी गुणवत्ता है, जो कुछ बोला जाता है उसके अर्थ को सामने वाला समझ लेता है, तो संप्रेषण का जो भाव है वो इसमें बहुत ही ज्यादा है। तो अपने अर्थ की गुणवत्ता के कारण समाज की मन स्थिति
आचार, रीति रिवाज, परंपरा, पारिवारिक, सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक आदि नाते रिश्तों को इतनी सच्चाई के साथ प्रस्तुत करते हैं कि समाज को उसकी करनी और कथनी का एहसास हो जाता है। यही सजीवता लोकगीत के अस्तित्व को इतने दिनों तक, आप सोच सकते हैं कितने पीढ़ियों से लोकगीत गाया गुनगुनाया जा रहा है और वो आज भी जीवित है। ये बात अलग है कि शहर में नहीं जीवित है या कम जीवित है, नहीं तो नहीं हम बोल सकते हैं। जो अपने परिवार से निकल के आए हैं और उन्होंने लोकगीतों को सुना है, वे कभी ना कभी अवसर आने पर गुनगुना लेते हैं, और नहीं भी आता है तो उसे मिस करते हैं कि मेरी मम्मी और ये लोग गाते थे इस तरह का गीत, आज शायद कोई होता। तो ये लोकगीत इतने प्रामाणिक लगते हैं, इतने प्रामाणिक हैं, लगते ही नहीं हैं कि साहित्यकारों के चर्चा के विषय बने हुए हैं। आज से नहीं, मैं 91 में लगभग पीएचडी की थी, उस समय भी जो मेरी पुस्तक है उसको लिखने की प्रेरणा हमें लाइब्रेरी से मिली थी। हम अमृतलाल नागर जी के ऊपर जरूर शोध कर रहे थे, लेकिन लोकगीत सुना था, मेरे मन में उसकी जो भाव है वो रसा बसा था। तो जब भी मैं जाती थी पुस्तकालय में, वहां पुस्तकों में लोकगीत की पुस्तकें मिलती थी, तो जो उसमें गीत होते थे उसको मैं पढ़ती थी और संकलित भी करती थी, कुछ तो आत्मसात भी था। और इस तरह मैं 91 में इस पुस्तक का हाथ से लिख करके तैयार किया हुआ था कि कितना इसमें सामाजिकता है। उस समय ये छप नहीं पाई थी, एक मेरी कमी थी, लेकिन बाद में मुझे लगा कि इसको, अब टाइप का बड़ा अच्छा जमाना आ गया था, उस समय टाइपिंग का था भी नहीं, तो हस्तलिखित मेरे ये सब गीत थे और इसकी चर्चाएं। तो आज ये साकार हुआ और पुस्तक के भी 2 पुस्तकें इस पे आई हैं, एक भोजपुरी लोकगीत में सामाजिक चेतना और दूसरा इसको हमने हिंदी में रूपांतर कर दिया है, जो है भोजपुरी लोकगीत, लोकानुभूति और सामाजिक संबंध। तो उस पर चर्चा की हूँ। और साथ में कभी कभी ये सुनने को मिलता है कि भोजपुरी में व्याकरण कहाँ है कि इसे दर्जा दिया जाए भाषा का, तो इसलिए मैं व्याकरण की भी थोड़ी बहुत चर्चा करती हूँ कि हमें हिंदी भाषा के हर एक व्याकरण भोजपुरी लोकगीतों में देखने को मिले या हर एक लोकगीतों में देखने को मिलता है। तो अभी मैंने चर्चा की थी संवाद योजना। हमारा नाटक का पूरा आधार तो संवाद पर ही है, और इसमें जो संवाद हैं उसका वर्णन आगे मैं करूंगी। अभी हम एक छोटे से, इसमें रस कितने हैं, जो हमारे हिंदी साहित्य में रसों की चर्चा है, 9 रसों की चर्चा है, वे सभी रस तो हैं हमारे लोकगीतों में। तो रसों का वर्णन है, और इन गीतों में एक तरफ जहां वात्सल्य रस है, हम जन्म संबंधी सुहर की चर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ पे वात्सल्य रस ही नहीं है, यहाँ संजोग, वियोग, बहुत सारे रसों की चर्चा इस सुहर के अंतर्गत है। तो जहां वात्सल रस का वर्णन मधुरता के साथ होता है, वहीं मायके ससुराल दोनों पक्षों के मधुर संबंधों को संबंधों पर खुलकर प्रकाश डाला जाता है, जो हम अभी एक छोटे से गीत के माध्यम से आपको समझाने या वहां तक ले जाने की कोशिश करती हूँ। और ये गीत लगभग सभी गाते हैं। बच्चा जब सोता नहीं है तो थपकी देकर घर के औरतें, और अगर आदमी भी संगीत में थोड़ा रुचि लेते हैं तो उनको भी 2 लाइन तो आ ही जाती है, वो भी सोचते हैं कि इसको गा दो सो जाएगा, और बच्चा सो जाता है। क्यों सोता है? क्योंकि स्पर्श प्यार का मिलता है। प्यार शाश्वत सत्य है। जब सत्य से, तहे दिल से हम किसी को भी प्यार करते हैं तो उसको एक आनंद का अनुभव होता है और फिर तो शांति मिलती है, तो बच्चा सोएगा ही। तो ये देखिए 4 लाइन की गीत है, बहुत कम शब्दों में, इसमें चित्रात्मकता कितना है, तुकबंदिता है और वर्णनात्मकता, तीनों चीज साहित्य का। वो क्या है कि निदिया का गीत, जिसे लोरी के नाम से हम बोलते हैं, गांव में बोलते हैं लोरी सुना दो, तो लोरी तो अब लुप्त हो रहा है, ये भी एक विधा है, साहित्य की लोरी भी एक विधा है, लेकिन वो लोरी नहीं जो पंजाब में लोरी के नाम से है, ये लोरी ही भोजपुरी में लोरी बोलते हैं। और निदिया का गीत इसलिए मैंने इसका नाम दिया है, जो मंद गति में बड़ा रस है। अभी मैं यही भाषण जल्दी जल्दी बोलूं तो शायद आधा लोग समझ पाए, आधा ना समझ पाए, तो इसलिए मंद का मतलब है गंभीरता से। तो जब हम गंभीर भाव में आकर के कुछ बोलते हैं तो अपने भी मन में शांति है, तो हम अच्छी तरह अपनी अभिव्यक्ति दे सकते हैं और आगे वाला भी उस बात को सुन समझ सकता है। तो आ जा रे निदिया निंदर बन से, कहाँ से नींद आएगी? निंदर बन बताया जा रहा है। आ जा रे निदिया निंदर बन से, और
खटिया गोनर पटना से। बच्चे के सोने के लिए जो खटोला होता है उसे गांव में खटिया शब्द बोला जाता है, और गोनर बोलते हैं जो नेवार से स्क्वायर में बांधा जाता था खाट को पहले जमाने में। तो वैसे झूला को भी आज बांध करके रखा जाता है, वो अलग बात है कि प्लास्टिक से बांधा गया होता है। तो ये 4 लाइन से, और बच्चा रो रहा है तो माँ दादी करें कि बच्चा शब्द भी बोलते हैं, बबुआ भी बोलते हैं, और बाबू भी बोलते हैं। तो देखिए इसमें पर्यायवाची शब्द भी है कि बच्चे को हर एक राज्य में अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। और यहाँ हम बबुआ शब्द का प्रयोग है भोजपुरी में, तो वही गा रहे हैं। और थोड़ा सा मैं गाने की कोशिश करती हूँ, लोकगीत है, संगीत है, तो इसलिए। आजा रे नींदिया निनर बन से, खटिया गोनर पटना से, बबुआ आए अपनी नानी के यहाँ से। यहाँ शब्द मैं समझने के लिए जोड़ रही हूँ, नहीं तो यहाँ से शब्द है। तो बबुआ आए अपनी नानी के यहाँ से। अब नानी के यहाँ से बबुआ आया है, बच्चा नानी के घर से आया है, नानी के गोद को छोड़ करके आया है, इसलिए उसके मन में उस प्यार से जो नानी सुलाई है, रखी है, पाली है, उसके लिए वो बच्चा तरस रहा है। हाले दादी भी प्यार दे रही है, लेकिन जब हम कुछ समय तक कहीं रह जाते हैं और वहां सहृदयता मिलती है तो उसको इतना जल्दी भुलाया नहीं जा सकता, और बच्चे का मन तो कोमल होता है, तो इसलिए वहां पर उस समय उसको छटपटाहट हो रही है, वो सो नहीं रहा है, बेचैन हो रहा है, क्योंकि नानी उसे बड़े प्यार से सुलाई थी। तो दादी देखिए कह रही है नानी के बारे में। दादी जानते हैं कि नानी ने इसको बहुत प्यार दिया, आज ये प्यार खत्म हो रहा है या खत्म हो गया है। बच्चे को मालूम ही नहीं है, बच्चे की माँ को भी मालूम नहीं है कि दादी ने उसको प्यार दिया या नानी ने प्यार दिया। तो इस तरह इस लोरी के माध्यम से नानी का प्यार जहाँ चित्रित होता है, वहीं भले ही ये लोकगीत साधारण है, लेकिन इस लोकगीत के माध्यम से इस बात को दर्शाने की कोशिश की गई है कि बच्चा जब नानी के घर से उसकी गोद के दुलार को छोड़कर आता है तो उसके मन में नानी के दुलार को पाने के लिए बेचैनी होती है। वह नानी का प्यार पाने हेतु रोता है। उसकी बेचैनी को दूर करने के लिए माँ उपयुक्त गीत गाती, जो भी गीत गाया गया है, और बोलती है कि तुम झट से आ जा, जल्दी आओ और मेरे बच्चे को सुला जाओ, ताकि उसके नानी के प्यार की बेचैनी जो है वो दूर हो। तो इसी तरह से जब वो नानी के घर के प्यार को कितने साफ सुथरों में असरदार शब्दों के माध्यम से, केवल मुश्किल से 25 शब्द भी नहीं है, 4 लाइन है, उसके माध्यम से चित्रण कर देना पूरे नानी के परिवेश को, ये कितनी बड़ी बात है, लोकगीतों की सशक्तिकरण है। ऐसे जब ये माँ दादी के घर आता है तो दादी नानी के लिए कहती है, और नानी के घर जाता है तो नानी भी सुलाती है इसी गीत को गाकर। तो ये गीत न केवल दादी के मुख का है, बल्कि ये नानी के घर का भी, नानी के मुख की बात है। तो इस तरह ये पूरे लोक की ये गीत है, और इस तरह से इन गीतों के माध्यम से दोनों घरों के जो संबंध हैं, जो सामाजिक चेतना है, चेतन में है। चेतन क्या है हम समझते हैं, समझने का मतलब ही चेतना है कि हम क्या है, बच्चा क्या है, क्यों रो रहा है, क्या वहाँ का परिवेश है, और दोनों घरों का कितना मधुर संबंध है। अगर मधुर संबंध न हो तो हम किसी की चर्चा ही नहीं करें, मुंह बना करके हट जाए कि उसका तो ऐसा घर है, उसका तो ऐसा घर है। लेकिन तब दोनों घरों के संबंध अच्छे होते थे। शादी के पहले लोग दोनों घरों के व्यवहारों को देखते थे, तब जाकर के शादियां होती थी। इसलिए ये संबंध चिरस्थायी होते थे, बहुत दिनों तक चलते थे, 2-3 पुश्तों तक कम से कम चलते थे। और बच्चा नानी के घर जाता था और नानी के घर से दादी के घर आता था। तो ये तो हम वात्सल्य रस की चर्चा कर रहे थे, जिसमें इसके अतिरिक्त भोजपुरी लोकगीतों में या लोकगीतों में नारी के क्रंदन का बहुत, नारी मन के क्रंदन की भी चर्चा है। जो पुत्र विहीन नारियां होती हैं उन्हें समाज में बड़ा हेय दृष्टि से, बड़े नकारात्मक दृष्टि से देखा जाता है कि इसको तो पुत्र है नहीं, ये कुलक्षण ही है। तो पुत्र विहीन भारतीय समाज में नारी की जो स्थिति है, उस प्रसंग का बड़ा विस्तार से चर्चा हुआ। बहुत सारे लोकगीतों में इसकी चर्चा है। और पति जो है उसे घर वाले तो देखते हैं, परिवार वाले और समाज वाले तो निरादर की दृष्टि से देखते ही हैं। जो पति है वो भी उसके भी प्यार में कमी आ जाती है। तो ये नारी मन का जो दुख है
उसकी भी इसमें चर्चा है। दाम्पत्य जीवन का पूरा विवरण है, संयोग और वियोग दोनों पक्षों का विवरण है। तो ये रस का जो एक बहुत सशक्त रस है उसका भी विवरण। तो ये खुशी का वर्णन होता है, गांव घर के सभी औरतें आकर के मिलकर के इसको 12 दिन तक गाती हैं। और इसका मतलब होता है सुहाने से। सोहर का मतलब है मन को जो खुश करे, प्रसन्न करे, जो मुस्कान को, प्रसूति की पीड़ा की मुस्कान बन जाए, उसे हम सोहर कहते हैं। तो सोहर के कई प्रकार हैं लोकगीतों में, मतलब जन्म संबंधी लोकगीत जो है उसके कई प्रकार हैं। मांगलिक सोहर है, पहले हम किसी भी चीज को करने के लिए मंगल गीत गाते हैं या भगवान की आराधना करते हैं। तो इन मांगलिक गीतों में हम भगवान के ही जो चरित्र हैं उन चरित्रों को गुनगुनाते हैं। तो एक शिव जी से ही संबंधित है। और एक बात ये मैं बोलना चाहूंगी कि ये सोहर मेरे नाना जी द्वारा लिखा हुआ है। और कारण ये है कि वो शिव जी के भक्त थे। भक्त का भी कारण था कि वो बहुत दिनों तक पुत्र नहीं पैदा हुआ था, चूंकि पुत्र का ही गीत सोहर गा रही हूँ। और उनके द्वारा ये रचित सोहर है जिसमें शिव जी और गणेश जी के पूरे परिवार का वर्णात्मक है और संगठन का भी भाव इसमें है। मिलहु बोल रहे हैं कि सभी लोग मिलहु, और शंकर जी गौरा जी के पुत्र हुए हैं, तो वहां चलो, मिल करके चलो, संगठन, एकता की भावना। और फिर हम उनको सोहर गाएंगे ताकि गौरा जी का जो प्रसूति पीड़ा है या उनका जो अभी तक पुत्र न होने से मन में जो दुख था वो दूर हो। और फिर वहां जाकर के सहिष्णुता का भाव आगे के पैराग्राफ में आएगा। तो मैं थोड़ा सा इसको गा के सुनाती हूँ। मिलहु सखिया सलेहर शिव घरवा चलहु हो। सखी हो गौरा जी के हुए हैं गणेश, सोहर आजू गाई भी हो। मिलहु, मिल के चलो, कौन? सखी और सलेहर, मतलब सभी सखियां, सखियां सभी लोग समझते होंगे, तो इसलिए हम व्याख्या पर नहीं जाते हैं, लेकिन संगठन का भाव इन 4 लाइनों में। अब आगे देखिए, उल्लास तो है ही कि पुत्र हुआ है। पुत्र होने पर केवल उस घर में ही उल्लास नहीं होता था, पूरा जो परिवेश था, पूरा गांव, पूरे रिश्तेदार, सब में उल्लास का भाव होता था। और सब आकर के उस गीत को गाते थे और वहां बड़ा खुशी का माहौल होता था। समय नहीं देखा जाता था, हरदम गुनगुना दिया जाता था। तो वो सहिष्णुता क्या है कि क्या लेके गौरा को मनाएं और क्या लेके शिव जी को, और क्या लेकर गणपत लाल को मनाएंगे और उनको पूज करके सुख को पाएंगे, ये भाव है। तो आगे मैं थोड़ा सा लेती हूँ गाकर। काले के गौरा के मनाई भी काले के शिव जी के हो। ललना काले के गणपति लाल पूजब सुख पाई भी हो। अध्यात्म मालूम भी है कि गणेश साधारण बच्चा नहीं है। एक ये देखिए हमारे लोगों की चेतना, कि लोगों को ये मालूम होता था कि ये राम है, लेकिन फिर भी अध्यात्म से जुड़े हैं, क्योंकि उनके मुख का इतना छवि ललाम होता था, एक अनुपम उनका छवि होता था कि लोगों को वो भी समझ में आता था। तो ये चेतना ही तो था। तो आगे क्या ले जा रही हैं, जो जो उन लोग, हमारे आज के जैसा नहीं कि हमारे घर में ये गिफ्ट आया है, पड़ा है, उठा करके ले चलो दे दें, ये भाव नहीं होता था। किसको क्या प्रिय है, किस चीज को पा करके वो बच्चा भी खुश होता था, इस मन स्थिति को समझना सामाजिक चेतना नहीं तो और क्या है। तो अब शंकर जी को क्या प्रिय है, गौरा जी को क्या प्रिय है, गणेश जी को क्या प्रिय है, ये चीज लेके जाना चाहती हैं। तो अलौकिक ज्योत का भी ज्ञान है और उनको मनाने की भी भावना है। तो गौरा को पुआ मान भोग धतुरा भांग शिव जी के हो। ललना अछत ही दूब मिठैया गणेश के मनाई भी हो। ललना अछत दूब मिठैया गणेश के मनाई बे पूजब सुख पाई हो। तो गणेश जी दूब और अक्षत पे खुश होते हैं, वो लेके जाना चाह रही हैं। और गौरा जी
कुछ रसगुल्ला टाइप एक बनता है, आटा गुड़ को मिला करके तल करके, वो देखिए वो साउथ में भी बनता है, मैंने देखा हुआ है, मीठा सा गोल गोल होता है, देखने में रसगुल्ला जैसा होता है, और रसगुल्ला तो 2-4 दिनों में बिगड़ जाता है, लेकिन उसको हम बहुत दिनों तक स्टोर कर सकते हैं। तो गौरा जी को वो प्रिय है, और शंकर जी हमारे भांग और धतूर वाले हैं, तो वो ढूंढ के ले जा रही हैं लोग। और दूब और अच्छत चाहिए गणेश जी को, तो वो भी बाहर जाके ढूंढ के ला रही है। दूब घर में नहीं होता, बाहर परिवेश में मिलेगा, लेकिन घर में तो बहुत सारे अनाज होंगे, ये नहीं कि चलो 1-2 टोकरी अनाज ले जा रहे हैं, जो भी है वो ले जा रहे हैं, नहीं, जिसको जो पसंद है वो लेके जा रही हैं। और फिर आगे उस चीज गणेश जी को देख के कितना खुश होती है, उसका वर्णन है इसमें। दे अलौकिक ज्योति का, देखी के गौरा के लाल नयनमा जुड़ाई गई हे ललना पूजी गए मन केरी आस सकल सुख पाई नौ। तो गौरा जी का लाल देख करके नयन नेत्र जुड़ा गया, नयन जुड़ा जाना मुहावरा भी है हमारे यहाँ, तो देखिए मुहावरा का भी प्रयोग है इस लोकगीतों में। और पूज करके मन की जो आशा थी, आस मतलब आशा, जो मन का जो आस है प्रभु से पाने की, वो पूरा हो जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि फिर आगे भी सतर्क कर रही है, सतर्कता देखिए, चेतना देखिए कि जे सखी मंगल गई हैं अरे गाई के सुनई है न हो ललना उन कर सकल मनोरथ शिव जी पूजई हैं, हाँ गौरा जी पूजई हैं न हो ललना उन कर सकल मनोरथ गणपति पूजई हैं न हो। तो ये देखिए इस गीत का कितना लालित्य है, शब्दों का लालित्य। और मतलब मेरे नाना जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि कम से कम 200 पहले गुजर चुके हैं या लिखे होंगे इस गीत को, और कितना गंभीर सोच है, चेतना कितनी है कि शंकर के हर एक रूप को जानते हैं, उनको क्या पसंद है जानते हैं, समाज में कैसे लेके जानते थे, तो अभिव्यक्ति भी कितनी सरल सहज और साधारण है। फिर हम एक चित्रात्मकता दिखाते हैं और थोड़ा सा कृष्ण की तरफ चलते हैं कि कृष्ण के साथ भी कैसा अध्यात्म चित्रात्मकता और तुकबंदिता जो इस गीत में है। जेल में कृष्ण का जन्म हुआ था सभी जानते हैं, और बंधन के बेड़ियों में जकड़े हुए थे, सभी पहरेदार चारों ओर थे, और कंस के कारण कैसे पहरेदारी जो कर रहे थे वो सो जाते हैं, ये अध्यात्म का वर्णन है। जेल में जन्मे बिहारी त भादो की अनारी न हो ललना कंस राजा किए पहरेदारी त जेल की मजारी न हो। पूरे जेल का चित्र खींच जाना और कंस के पूरे व्यवहार का चित्र खींच जाना, ये कितनी बड़ी बात है। तो इसके बाद दूसरा जो है, इसमें सोहर में पितरों को भी जगाया जाता है, पूरे समाज को देखिए इसमें लिया जा रहा है, केवल जीवित समाज भी ही नहीं, जो समाज हमारा पूर्वज मर चुके हैं उनको भी याद करके ये बताया जाता है कि आपके कुल में पुत्र रत्न पैदा हुआ है। तो उसमें उन लोगों का नाम लेकर के गीत गाया जाता है कि बाबा हो कवन बाबा के बेटा जन्मी अवसर पाई हम झगरी आजू आनंद भई भई रौरी बखरी आजू आनंद भई। तो उन पितरों का, जो हमारे पूर्वज हैं, उनका नाम लेते हैं और उनको संबोधित करते हुए ये बात बोलते हैं कि आज आपके बखरी मतलब घर में, आपके घर में आज आनंद हुआ है, पुत्र रत्न पैदा हुआ है। पुत्र रत्न तो ठीक है, लेकिन पुत्र रत्न इसलिए कि देखिए आज भी लड़की और लड़के का अंतर बोला जाता है, लेकिन शादी करके लड़की कहाँ जाती है, ससुराल ही जाती है। ये प्रथा कितना भी बदल गया है, पढ़ी लिखी लड़कियां हो या लड़के हों,
वो ये नहीं करते हैं कि ससुराल आ जाए, लड़की को ही ससुराल जाना पड़ता है। तो इसलिए कुल को कौन चलाता है, उस कुल की परंपरा को चलाने के लिए पुत्र रत्न का होना जरूरी है। हालांकि साउथ में मैं जानती हूँ कि कहीं कहीं मातृ सत्तात्मक भी परिवार है, वो बात अलग है, लेकिन वो 1-2% पूरे भारत में। तो इसलिए पितरों को भी हम हर्षित करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं एक तरह से। तो आशीर्वाद का भी हमारे जीवन में बहुत महत्व है। ये सब लोक गीतों, लोक परिधि में जब हम जाते हैं तब हमको वो सब दिखाई देता है। तो वैसे ही जब बच्चा थोड़ा सा 4-6 दिन का होता है तो उसके नाखून बढ़ने लगते हैं। अंदर नाखून नहीं बढ़ता है माँ के गर्भ में, लेकिन बाहर आते ही हमारी जो वृत्तियां हैं नकारात्मक सकारात्मक को उभरने लगती है, हम लोगों के अंदर व्यक्तित्व में आने लगता है। तो बच्चा का नाखून बढ़ता है, तो नाखून सभी नहीं काटते हैं, उसके लिए नाउन होती थी, जो हमारे बाल काटते हैं आज बार्बर के नाम से हम जानते हैं। तो उनकी बहुएं आकर के नाखून शुभ अवसर पर काटा जाता था। आज शुभ अवसर देखना विलुप्त हो गया है, टाइम ही नहीं है। और टाइम नहीं है किसने बनाया है, हम ही लोग बनाए हैं। तो टाइम नहीं है, लेकिन ये एक शुभ रीत है कि नाउन आती हैं और नाखून को काटती हैं। और उस नाखून के काटने से, छोटे से नाखून के काटने के लिए उनको क्या चाहिए, उनका नेग चाहिए, उनको दान चाहिए, क्योंकि ये सब परंपराएं उच्च वर्ग में ही ज्यादातर होती है। निम्न वर्ग में होता है, लेकिन वो आपस में थोड़ा बहुत दे करके 2-4 हुए और काम खत्म करते हैं, क्योंकि उनको भी कामों पर जाना होता है। तो ये नाउन आती हैं और नोह की कटाई मांगती हैं। तो उस गाने को लेकर रामचंद्र जी के परिवेश से है। ज्यादातर जो सोहर है उसके शुरू शुरू में हम भगवान के ही चरित्र को लेकर के गाते हैं। उसका भी कारण है कि उनके जैसा बच्चे के अंदर संस्कार हो। तो संस्कार की बात, तो नाउन आ रही है और मांग रही हैं राम जी। थोड़े फास्ट लय में गाया जाता है, लेकिन धीरे लय से गाने से आपको समझ में आएगा, इसलिए मैं उसमें ले रही हूँ। राम जी हो बधाई लाई, राम जी हो बधाई लाई, बड़े भाग्य मम उदय भय हैं, लाई आज बधाई, धावल धूपल आई नौनिया, मांगे नोह कटाई, बधाई लाई, राम जी हो बधाई लाई। तो बोल रही है राजा दशरथ से, या जो भी घर का मुखिया होता है उससे बोलते हैं कि आज आपके घर में लड़का हुआ है, मैं बधाई दे रही हूँ, लाइए नोह काटती हूँ, लेकिन मुझे चाहिए, क्या चाहिए, बहुत बड़ी बड़ी मांग करती हैं, सोने गहने का भी मांग करती है ना, कि हमरा के देहू राजा हाथ के कंगनवा। छोटा चीज नहीं लेंगी वो बधाई में, हक से मांगती हैं कि आपके पास है ये दो, आज आपके कुल में जन्म हुआ है। हमरा के देहू राजा सोने के कंगनवा, नोह के कटाई बधाई लाई, राम जी के बधाई लाई। तो इस तरह हाथ का कंगना मांगती हैं। और नाल काटा जाता था, पहले जमाने में नाल की कटिंग होती थी। तो उस समय अब तो खैर हॉस्पिटल में बच्चे होते हैं और ना जो भी जैसे वहां काट दिया जाता है, कुछ रस्म नहीं होता है, पर ये रस्म होता था। और इन लोकगीत और रस्म को निभाने का भी ये था कि एक संगीत में एक आनंदमय माहौल बन जाता था। और आनंदमय माहौल में बच्चा पल रहा है अगर, तो वो कितना अच्छा उसके अंदर संस्कार जाएंगे, इस सब का ये महत्व होता था। केवल गुनगुनाना गाना या अभिव्यक्ति भी नहीं होता था। तो जो नाल काटने वाली है वो क्या मांगती है, धावल धूपल मतलब दौड़ कर, धावला मतलब, धावल शब्द एक पर्यायवाची में अगर नहीं जुड़ा है तो जोड़ने की कोशिश करिएगा, जो लोग बना रहे हैं हमारे डिक्शनरी वगैरह। तो दौड़ करके आती हैं, कह रही चलो चलो उनके घर पर तो लड़का हुआ है, अरे नोह काटने जाना है, जल्दी से खाना बनाओ, ये करो, मुझे जाना चाहिए, समय पर काटना है। तो दौड़ दौड़ के आती हैं। धावल धूपल ऐली धगड़िनिया, धगड़िन बोलते हैं जो नोह काटती हैं, मांगे नाल कटाई बधाई लाई, राम जी हो बधाई लाई, हमरा के देहू राजा माथे के टीका, नाक बेसर नकटाई, नाक बेसर
नाल की कटाई बधाई लाई, राजा मैं तो बधाई लाई। हमरा के देहू राजा नाक के बिसरिया, पीत बसन नाल की कटाई बधाई लाई। तो पीला बसन भी चाहिए, मतलब पीली साड़ी चाहिए उनको नेक में। तो इस तरह से, और फिर मंगलचार के रूप में भी फिर से सखियों का बुलावा और बाबू को जो भी निमंत्रण देने का। तो सखी हो गाउरी मंगल चार, बबुआ के जन्म भइल। थोड़ी सी द्रुत गति देखिए संगीत का यहाँ पर। नाउन बुला के नुह कटवाओ, नेग की हो रही बौछार, बबुआ के जन्म भइल। सखी गाउरी मंगल चार, बबुआ के जन्म भइल। तो ये हारमोनियम पर भी चलता है। देखिए कितना लोकगीत का मतलब क्या क्या बजाएंगे आप उसमें। ढोलक बजाइए, हारमोनियम बजाइए, ताली बजाइए, थाली बजाइए, थाली भी बजती है बच्चा जन्म के समय में। तो ये सब कुछ निहित है इन लोकगीतन में। और फिर संबंध की चर्चा, चेतना है, सभी सचेत हैं। गांव के सदस्य सचेत हैं, निम्न वर्ग के जो नाखून काटने वाले सचेत हैं, राजा भी हैं वो भी सचेत हैं कि नाउन को बुलाओ, नो काटना है समय पे। पंडित आते हैं, वो अपने पत्रा देखकर उसके शुभ घड़ी का पूरा माहौल बताते हैं, जिन्हें जन्म कुंडली कहते हैं। देखिए जन्म कुंडली कितने वर्षों से चलती आ रही है और आज तक भी वो गई नहीं है। आज भी शादी के समय थोड़ा बहुत बच्चे मिलाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो देश में हो या विदेश में हो। तो काजल भी कराया जाता है, जो कि 6वें दिन लोक परंपरा में, लोक रीति रिवाज में 6वें दिन काजल लगाने की परंपरा है कि बच्चे को काजल लगाया जाता है। और वो रस्म पूरा करेंगी ननद, मतलब जो उसके पिता है उसकी बहन ही उस रस्म को पूरा करेगी। कोई भी हो, सब नहीं कर सकता है। हर एक आदमी का पद है, कर्म है, दोनों चीजें यहाँ दिखा रहा है। तो ननद कहीं भी हो, अगर शादी हो गई तो आती है ससुराल से और वो काजल लगाने के लिए आती है। और वहां भी नेक, दान देने का भाव, देने का भाव, साहित्य यही तो है जिसमें देने का भाव अगर है तो कहीं भी अड़चन नहीं है समाज में या परिवार में। तो देने का भाव देखिए कि धावल धूपल आई नदिया, मांगे काजल के करवाई बधाई, हमरा के देहू भाभी गले का हरवा, काजल के करवाई बधाई लाई, भाभी हो मैं बधाई लाई। तो काजल करती हैं। अब पहले दान के रूप में औरतों को गहने दिए जाते थे, तो एक एक गहना सब लोग उतरवा लेते हैं कि आपको तो अब बच्चा हो गया, पुत्र रत्न मिल गया, अब आपको इन गहनों का क्या महत्व है। ये तो इस पर अब मेरा हक बनता है, आप अब मुझे दीजिए, हार दीजिए। कोई कंगन मांग रहा है, कोई अंगूठी मांग रहा है, कोई मोतियों का थाल मांग रहा है, और लुटा भी रहे लोग खुशी से। ये नहीं कह रही है तो मेरा ले रही। ये भाव समाज में होता ही नहीं था, लोक परंपरा में ये भाव नहीं है। अब धीरे धीरे शहरीकरण के कारण इसका प्रभाव हो रहा है, जिसे हम लोगों को मिटाना चाहिए। अगर हम नहीं अपने बच्चों को ये भाव दे पाएंगे तो आगे क्या होगा, इस पर भी हम लोगों को थोड़ा सा सोचना चाहिए। तो इस तरह से छठियारा आता है 6 दिन बाद, जिसमें काजल लगाने की परंपरा है। कहीं कहीं 6 दिन के बाद में छठियारा पूज करके प्रसूता और बच्चे को बाहर घर के निकाल दिया जाता है। कहीं 12 दिन पर ये काम होता है। तो बरहिया का गीत गाया जा रहा है। इसमें भी रामचंद्र जी के प्रसंग को लेकर के कैसे उनकी जो 3 और रानियां थी, जिसे हम सवत शब्द के नाम से बोलते हैं। तो सवत हैं, बच्चा नहीं होने पे खुशी से औरतें बोलती थी कि आप दूसरी शादी कर लीजिए और उससे ताकि संतान पैदा हो। तो दूसरी शादी करने का क्यों बोलती थी? क्योंकि प्यार होता था, घर में कलह नहीं होता था कि वो जाने की कलह हो जाएगा, दूसरी औरत आ जाएगी। तो अभी तो आजकल इतना मन में दुराव है, अविश्वास है कि भले ही प्रेम विवाह करते हैं लोग, लेकिन एक दूसरे को ठीक से जान नहीं पाते हैं, क्योंकि वहां पर अविश्वास है और प्रेम का अभाव है। तो ऐसा हमारी परंपरा में नहीं रहा। इसलिए राजा दशरथ की भी शादियां हुई हैं, और मैंने अपने बचपन में भी कई लोगों को देखा है कि बच्चा नहीं हुआ है तो
खुद औरतें बोलती हैं कि आप दूसरी शादी कर लीजिए ताकि हमारा कुल चलता रहे, सृष्टि चलती रहे। और ऐसा होता है और लड़ाई नहीं होती है। तो यहाँ देखिए कैसे सौत लोग को निमंत्रण दिया जा रहा है, जो 12 दिन में पूजा होता है वहां भी संगठन, सभी लोग एकता के लिए, मतलब अपने रिश्तेदार, गांव गिराव सबको बुलाया जाता है। ऐसे नहीं बुला दिया जाता है कि हमने फोन कर दिया आज आ जाओ हमारे बच्चे का बरही है, नहीं, बकायदे कार्ड लेकर के नाऊ जाता है और बोलता है कि आज बरहिया है, और सब लोग उस बच्चे के लिए, जैसे गणेश जी के स्तुति में हमने देखा, उस बच्चे के जीवन में प्रयोग में लाने के लिए सोना गहना कपड़ा लेकर के खिलौने आते हैं। तो छठियारा में कैसे निमंत्रण दिया जाता है वो देखिए। चैत के राम नवमी त राम जन्म लिए हो, ललना चिट्ठिया जे लिखेली कौशल्या रानी, देहुना सुमित्रा हाथ हो। ललना चिट्ठिया जे लिखेली कौशल्या रानी, देहुना कैकेयी हाथ हो। चिट्ठी लिख के देते हैं, आज चिट्ठी की परंपरा लुप्त हो रही है। तो चिट्ठी लिखती थी जिसमें प्रेम से लिखती हैं, दिल से लिखती हैं, आनंद से लिखती हैं कि आज हमारे बच्चे का बरहिया है, मतलब 12 दिन है, आप आइए। तो क्या होता है, आती हैं और होता क्या है, बहिना जो मोरे, बहिना का संबोधन करती हैं। देखिए ये नहीं कि ये सौत है टेढ़ी आंखों से देखे या टेढ़ी आंख से पत्र लिख दिया। चिट्ठी लिखना मतलब पत्र लिखना। तो वो कहती है कि बहिनी आजू, लिख रही है चिट्ठी में, बहिनी आजू मोरे छठिया बरहिया, देखने रउराई बहो, आगे आगे आवेली सुमित्रा रानी, पीछे से कैकेयी रानी हो, बहिनी तनी एक राम के देखा द, देखी के घरे जा भी हो। ये नहीं क्या कह रहे, जल्दी जल्दी राम को दिखाओ मुझे जाना है, जैसा आज होता है, ऐसा नहीं। वो प्यार से आती है। पहले देखिए आती है सुमित्रा, क्योंकि वे बड़ी थी, उनके पीछे आती हैं कैकेयी जी। ये नहीं कि कैकेयी पहले आ गई, नहीं, क्रम चेतना यहाँ भी पद है, और उसके बाद चलना हमारा कर्म है छोटे का। तो उस तरह से आती हैं और बोलती हैं कि मुझे राम को दिखा दीजिए, मैं देख के घर जाऊंगी, मुझे काम है। हाले आगे के प्रसंग में थोड़ा सा आया हुआ है इसमें, जो उनके मन में द्वेष था कैकेयी के, और वो राम जी को जंगल भेजिए, तो उसका भी थोड़ा सा प्रसंग है कि बोलती हैं कौशल्या जी की नहीं, अभी जब तक 12 दिन होगा नहीं और ये पूरा पूजा की विधि नहीं हो जाएगी, तब तक राम घर के बाहर नहीं निकलेंगे, और जब बाहर निकलेंगे तो सामूहिक रूप से सभी देखेंगे। ये नहीं कि आप मेरी घर की हैं और आप पहले देख लें, ऐसा नहीं। वो सामूहिक रूप से बाहर लाया जाता था बच्चे को, और सभी लोग देखते थे, तो उसी समय आप देखिएगा। तो थोड़ी सी चूंकि कैकेयी की बुद्धि थोड़ी थोड़ा सा उनके अंदर था, बहुत तो नहीं बोल सकते हैं, तो वो उनके मुंह से निकल जाता है। तो जो समाज में एक कटु बुद्धि के लोग होते हैं, नकारात्मक बुद्धि के लोग होते हैं, उसकी भी चर्चा इसमें है। तो कैकेयी कहती हैं कि बोलिया तये रानी बोले लू बड़ा, ताना मारे, ताना मारना, व्यंग मारना, हे रानी जब राम 12 बरिस के हुई हैं, तब बन के सिधरी हैं, घमंड तोरे टूटी जई है हो। तो वो बोल रहे, उनको भी बच्चा नहीं था, पहले राम हुए थे, तो बोलते हैं तुमको घमंड है कि हमारे राम हो गए हैं, तो तुम गर्भ में हो इसलिए दिखा नहीं रही हो। ये नहीं जानते हो कि जब ये 12 वर्ष का होगा तो वन में जाएगा और तुम्हारा जो एक गर्भ है वो टूट जाएगा। लेकिन पुत्र रत्न पाने का या पुत्र की महिमा इतनी होती थी कि कौशल्या जी शांत स्वभाव का वर्णन, कि वो बोलती हैं कि भले राम जंगल में जाएंगे तो क्या हुआ, 12 वर्ष के बाद लौट के आएंगे और अयोध्या का राज करेंगे। तो इस तरह से ये गीत जो है मुंडन पर भी गाया जाता है, जब बच्चे का मुंडन संस्कार होता है। हम सभी जानते हैं, अगर हम समाज शास्त्र के विद्यार्थी हों तो 16 संस्कार हैं, उसमें मुंडन संस्कार आता है। तो उस समय भी ये सोहर गाया जाता है। मैंने सोहर को इसलिए उठाया है कि ये हर एक जो हमारी परंपराएं हैं शादी तक ये गीत
लगातार गाए जाते हैं, इसलिए सब जगह गाए जाते हैं और सबसे ज्यादा गाए जाते हैं। तो मुंडन के समय भी लापर शब्द बोलते हैं जो उतरता है, उस समय भी इसकी चर्चा होती है और शुभ के लिए गाया जाता है, क्योंकि ये जन्म का गीत होता है। तो इसके बाद खिलौना की मैं चर्चा कर रही थी, तो खिलौना जो है द्रुत गति से गाया जाता है और इसमें सब कुछ गाया बजाया जाता है। इसके अलावा मैं आती हूँ कि इसमें मौसम की भी चर्चाएं होती हैं, तो इसलिए मैंने सोहर को चुना है। तो देखिए, सुंदर महीना है और कैसे राम का जन्म होता है उसका चित्रात्मक वर्णन। सुंदर सुखद महीनवा त डोलेला पवनमा न हो ललना नौमी तिथि मधुमास जन्म करतार न हो। तो सुंदर महीने का चित्रण 4 लाइन में, कि सुंदर महीना है चैत्र का, हवा बह रही है, पवन डोल रहा है। पवन शब्द आता है ना पर्यायवाची में, पवन, सुंदर पवन डोल रहा है। और तिथि भी बताया जा रहा है कि तिथि मधुमास है। और जन्म कौन लिया, अध्यात्म की बात, करतार जन्म लिए हैं, राम जन्म लिए हैं। तो सुमित्रा लूटा में कर कंगनवा कौशल्या हीरा मोतिया न हो ललना दशरथ जी दिले धेनु गैया मुनि सुख पावे न हो। दशरथ जी मुनि को सोने का सिंह मड़वा करके दे रहे हैं, किसको, गुरु को, वशिष्ठ को। तो गुरु के महत्व की भी चर्चा, और गुरु तब आते हैं, पोथियां देखते हैं, उनके जन्म की बातें बताते हैं, तिलक लगाते हैं, तो ये वहां भी अपने कर्म का निर्वाह कर रहे हैं। तो इसमें देने का भाव जो है हमारे समाज में, उसकी ओर वर्णन किया गया है। उदारता है, लय है, और ननद भौजाई का जो एक तकरार का जो एक अंदर भाव होता है उसका चित्रण है। तो ननद और भाभी खिलौना में मांग रही हैं कि हमें दो, भाभी बोले हैं कि आप दिल खोल के मांगो, मैं सब कुछ दूंगी, लेकिन करेंगी क्या उसका वर्णन है। वो गहना तो देंगी, लेकिन उसका वो पार्ट निकाल लेंगी जिससे कि ननद उस गहने का को प्रयोग में न ला सके। तो वो बोल रही है कि दिलवा खोली मांग ननद जो चाहे सो लो, दिल खोल के मांगो ननद जो चाहे सो लो। आगे क्या बोलती हैं, दिल खोल के तो मंगवा रही हैं, लेकिन फिर वो सचेत कर रही हैं उनको कि सब गनन में हार देबो, कोढ़ा लेबो काट, दिल खोल मांग ननदो जो चाहे सो लो। कोढ़ा पीछे जो हम लगाते हैं दोनों को ज्वाइन करने वाला, उसको बोलते हैं। तो बोले कि वो मैं निकाल लूंगी, तुम दिल खोल के मांगो। तो देखिए यहाँ तकरार का भाव दिखाई दे रहा है। अब सास और ननद की चर्चा कर रहे हैं संबंधों की, कि वहां कितना चेतना है और अचेतना भी है। अचेतना का मतलब कि कला का भाव। तो नारी विडंबना की बात मैं एक आपको बताने जा रही हूँ कि हमारे में बाल विवाह की चर्चा है। चर्चा नहीं है, हुआ है। पहले कम उम्र में लड़कियों की शादी कर दी जाती थी, उसके भी कारण होते थे कि समाज में बड़ा होने पर पर्दा प्रथा, आप जानते हैं कि मुगलों के आने के बाद हुआ था हमारे समाज में। तो इस तरह से जो आजकल बलात्कार आदि के नाम से बहुत सारे दृश्य देखने को मिलते हैं, वो ना हो, इसलिए लड़कियों की शादी कम उम्र में भी कर दी जाती थी। और भी बहुत सारे उसके अवगुण थे, लेकिन ये मेन सोच था। तो शादी हो जाती है और लड़की ससुराल जाती है, लेकिन कम उम्र की है, वहां उसको घूंघट के तले रहना पड़ता है। तो घूंघट प्रथा का भी इसमें चित्रण है, और उस मतलब जो खामियां थी संयुक्त परिवार की, उसका भी चित्रण। तो बाल विवाह का चित्रण है, और कैसे आदर के साथ वो अपने सास से बताती हैं। लड़कियां सास की बात को मानती थी, उन्हें बड़ा समझती थी, वो जानती थी कि अनुभवी हैं, इनकी बात को मानना चाहिए। या माँ जो है इन बातों को सिखा कर भेजती थी कि बच्ची, वहां जो तुम्हारी सास होगी, सास मतलब जो पति की माँ होगी, वो तुम्हारे माँ के समान होगी, उसकी इज्जत करना जैसे हमारी इज्जत करती थी। तो लड़कियां इस बात को समझती थी। आज इसका अभाव है, इसलिए हमारे युवक युवतियों को ये भी हमारी सामाजिकता उन्हें बतानी जरूरी है। और ये दायित्व मेरे हिसाब से पेरेंट्स का है, अभिभावक का है।
माँ का विशेष रूप से, माँ का बहुत बड़ा रोल है। इसलिए मैं इस मंच के माध्यम से सभी माँओं को भी संबोधित करना चाहूंगी कि उन्हें सामाजिकता, व्यावहारिकता का ज्ञान बहुत जरूरी है देना। केवल पढ़ाई के ज्ञान से समाज और परिवार नहीं चल सकता है, पेट जरूर भर सकता है। तो पेट भर के क्या होगा, जब पेट भर गया, होटल से खा के आए और घर में कलह हो रहा है, तो मेरे ख्याल से पेट का सब टेंशन के रूप में निकल जाता है स्वाद। तो ये बहुत जरूरी है। मैं बहुत गंभीरता के साथ ये संदेश अपने सभी माँ बहनों को देना चाहूंगी कि सामाजिक ज्ञान, बहन मतलब जो आज की युवतियां, उनको भी विशेष रूप से माँ नहीं भी दे पा रहे हैं, तो आप उनसे पूछिए कि परिवार को चलाने के लिए क्या क्या ज्ञान चाहिए। मैं जानती हूँ कि आज की बच्चियां जो है बोलेंगे कि लड़का लड़की बराबर है, लेकिन मैं अनुभव के साथ बोल रही हूँ कि कुछ गुण प्रभु ने हमको नारी में ऐसा दिया है कि हम ये दिखा करके भी कि लड़का क्यों नहीं करेगा, मैं क्यों करूं, उसका बहुत ज्यादा खामियाज मतलब उसका जो निगेटिव है वो भोगना पड़ता है उस लड़की को। उसका परिवार खंडित हो जाता है। अकेले रह के भले ही वो कितना भी धन कमा ले, ऑफिस में बहुत बड़ी पदवी पा ले, लेकिन जब घर में कोई पदवी नहीं है तो समाज भी उसको पदवी नहीं देता है। मुंह से बोले या ना बोले, एक नकारात्मक भाव अपने मन में रखता है। तो इसलिए सभी माँओं से मैं क्षमा मांगते हुए ये संदेश देने के लिए संकेत कर रही हूँ। तो देखिए वो लड़की कैसे बोल रही है। सभी राजघराने की लड़कियां होती थी। ये सब सोहर जो लिखा गया है, एक तरह से बड़े परिवार ही ज्यादा खर्च करके ये सब काम कर सकता था, तो उन्हीं को लेकर के लिखा गया। लेकिन बड़े घर में पैदा होने के बाद उनको व्यावहारिकता का ज्ञान दिया जाता था, इसलिए उनको व्यावहारिक ज्ञान होता था। पर व्यावहारिक ज्ञान का क्या मतलब, समाज और परिवार को कैसे निभाया जाए, यही तो व्यवहार है। तो वो बोल रही अपनी सास से, बाल विवाह करके आई हुई लड़की, कि मचिया बैठल तू सासू सरब गुण आगर हो, सासू हथिया चढ़ल हथी वनमात हमरा से बोली बोले हो। सास मचिया पे बैठी, मचिया मतलब कुर्सी जैसी चीज, बैठती थी और बहुएं काम करती थी। तो एक सामाजिक जो हमारी नकारात्मक सोच थी उसको भी गीत उजागर कर रहा है। और दूसरा बाल विवाह की तरफ ले जा रहा है। देखिए कितना गंभीर बात यहाँ संदेश है 4 लाइन में। एक तो शील सकोच उनके पास है, ये सबसे बड़ी सकारात्मकता है कि लड़की शील का निर्वाह करते हुए कि माँ मचिया पर बैठी हुई है, वो घड़ा लेकर के बाहर जा रही है पानी लाने के लिए घूंघट निकाल के, इसलिए कभी वो पति को देख ही नहीं पाई है कि पति हमारा कौन है। और जब वो बाहर जाती है तो पुरुष वर्ग तो घूंघट निकालता नहीं है, उसको पता है कि ये मेरी औरत ही इस घर से निकलेगी और पानी लेने आ रही है। राजा परिवार की चर्चा है जहां पर कि हाथियां रखी जाती थी और वो हाथी पर बहुत ज्यादा लोग नहीं बैठते, तो शौक में राजा ही हाथी को भी हैंडल कर लेते थे। तो वहां से वो अपनी औरत को देख रहे हैं या कुछ बोली बोल रहे हैं, उसको औरत को अच्छा नहीं लग रहा है। कितना शील, कितना समाज में सशक्तता, चेतना कि दूसरा बोली नहीं बोल सकता है। बोली बोलने का अधिकार समाज के अन्य पुरुष को नहीं होता था, केवल पति बोल सकता था। उसका छोटा भाई कुछ हद तक बोल सकता था। आज जैसा नहीं कि खुले सड़क पर बोली क्या जो हो रहा है वो मुख से मैं नहीं बोलना चाह रही हूँ। तो इस तरह का समाज नहीं था। हमें ये सोचना है कि क्यों नहीं था, क्योंकि हमारे अंदर शील संकोच आरोपित था, जो एक मानव का गुण है। रामचरितमानस में भी जब रामचंद्र जी जाते हैं मतलब उनको विजय प्राप्त करना है सीता हरण के बाद में, और विभीषण यहाँ आकर के बोलते हैं कि आपके पास तो न रावण के जैसा बड़े बड़े हथियार है, योद्धा है, आप कैसे जीतेंगे इस लड़ाई को। तो उन्होंने वहां पे बात कहा है कि शील जो है हमारा ध्वजा पताका है। इस तरह का प्रसंग वहां आया हुआ है कि धैर्य, शील, ये सब क्या है, मानव के पौरुष हैं। ये गुण अगर है तो हम समाज में कहीं भी सम्मान पा सकते हैं, चाहे वो ऑफिस हो, घर हो। मैं ऑफिस की बात इसलिए कर रही हूँ कि आजकल सभी लोग ऑफिस वाले हो गए, लड़का हो या लड़की। तो शील को छोड़ देना, हमारे संस्कार क्या सिखाते हैं, शील संकोच, व्यवहार कि किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये हमारे संस्कारिक गुण हैं जो कहीं और से नहीं मिलता है, किताबों से हम नहीं सीख सकते हैं। इसलिए परिवार का बहुत बड़ा दायित्व है कि हम खुद भी शीलवान बने
और दूसरे को भी उससे मंडित करे। तो हम फिर अब आते हैं हाथी के वर्णन पर कि वो नारी बोलती है कि देखिए हाथी चढ़ा हुआ हाथीवान, जब मैं पानी लेने जा रही थी तो उन्होंने हमसे बोली बोला है। तो सास क्या बोलती है, सास तो पूरे जीवन को जी हुई होती है, अनुभव। तो सास को मालूम है कि दूसरा तो बोल नहीं सकता, ऐसा हमारा समाज ही नहीं है। तो लड़की से पूछती हैं कि किस वर्ण का हाथी है, उसका ओहार बोलते हैं, जो हाथी के ऊपर कपड़ा डाला जाता है उसे ओहार शब्द बोला जाता है। उसका ओहार क्या है, किस तरह का हाथी का उस पर ओहार है, और जो हाथी पर चढ़ा हुआ हाथीवान है वो उसका वर्ण क्या है, उसका रंग क्या है। तो वो औरत उसकी चर्चा करती है। चित्रात्मकता, पूरा चित्र राजा के दरबार का आ गया, हमारे बाल विवाह का आ गया, और शील संकोच का आ गया, और उसके परिणाम स्वरूप जो आज हो रहा है वो भी। तो देखिए एक 4 लाइन के लोकगीत में इतना बड़ा मतलब चित्रात्मकता है पूरे 4 जगह का। इससे अलग मैं नहीं समझ रही हूँ कि कुछ और चित्र है हमारे समाज में, है ना, विभत्स रूप और एक सील वाला रूप लड़की का। तो फिर वो तो है ही। दूसरे में नारी विवस्था को उद्घाटित करते हुए फिर सीता जी का ही प्रसंग लेती हूँ सोहर में, और वो है कि जब बच्चा हुआ है और सीता जी को जंगल में छोड़ दिया गया था। खैर वो अपवाद का विषय है, क्या सही है क्या गलत है। चूंकि राजा थे तो उनको वो कर्म निभाना जरूरी भी था। पति के से ज्यादा बढ़कर के एक राजा का दायित्व था, कर्म था। वो सचेत थे रामचंद्र जी, सामाजिक चेतना उनके अंदर थी, इसलिए वो काम किया गया। क्योंकि ये लोग तो एक दिखाने के लिए ही पैदा हुए थे। इनके अंदर तो कितने क्या गुण हैं, उन गुणों को तो हम सोच भी नहीं सकते हैं पाना। तो इसलिए इन लोगों को एक पुरुषोत्तम पुरुष कहा गया, लेकिन पुरुषोत्तम राजा का वर्णन नहीं किया गया। इसलिए सीता जी का वर्णन वहां आ जाता है हमारे साहित्य में कि राम ने तो छोड़ दिया सीता जी को, और उस समय छोड़ा जब वो गर्भवती थी। तो उसका प्रसंग हमारे भोजपुरी लोकगीतों में भी है कि सिर धूनी रोवे सिया सुकुमारी, तो वही बन भीतर हो, ललना कमन भैली भारी चूक, त काहे छोड़े राम बनवान हो। सीता एक साधारण स्त्री के रूप में जो हमारी सोच होती है, उस सोच में आकर के ये बात बोल रही है। सीता जी को तो सब मालूम था कि क्यों छोड़ा जा रहा है, सामाजिकता के लिए, पारिवारिकता को महत्व देने के लिए। जब परिवार से ऊपर हमारा समाज है, इसलिए परोपकार आदि की बातें की जाती हैं कि हमें समाज को सुरक्षित रखना है। समाज सुरक्षित कब होगा, जब परिवार सुरक्षित होगा। तो इस तरह से हमारे अंदर ये सब भाव होने चाहिए। सीता वहां क्वेश्चन करती है, तो यहाँ पर एक प्रश्न थोड़ा सा मैंने इसलिए कह दिया कि राम ने क्यों छोड़ा, ये नारी के मन में इस तरह के भाव आते हैं। लेकिन अगर वो गंभीर भाव से देखे तो वो इस तरह की बातें नहीं सोच सकती। तब वो सोचेगी कि अच्छा वो बाहर का काम संभाल रहे थे, इसलिए हमारा ये छोटा सा काम नहीं कर पाए। नारी के ऊपर बहुत बड़ा दायित्व है समाज को संभालने का। और मैं बार बार इस ओर अपनी नारी बहनों को सचेत कर रही हूँ कि देखिए, सृजन का काम कौन करती है, पुत्र जन्म का या पुत्री जन्म का काम कौन करती है, पुरुष नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि हमें बायो के हिसाब से नारी को ही ऐसा प्रभु ने गढ़ा है। तो जब हमें ऐसा प्रभु ने गढ़ा है, इस सृष्टि में भेजा है ये गुण दे करके, तो सहन शक्ति बनानी चाहिए। जब हम 9 महीना एक पुत्र को या पुत्री को जन्म देने के लिए सहन शक्ति करते हैं, 9 महीना तक हम नहीं किसी पुरुष से बोलते हैं कि आप क्यों नहीं ये काम कर रहे हो, बोलते हैं आजकल, लेकिन हम बड़े आनंद से उस भार को ढोते हैं। कितना आनंद होता है हम सभी जानते हैं, इसलिए उसका ज्यादा वर्णन नहीं। तो बस यही मेरा वहां संकेत, इसलिए इस सोहर या खिलौना को बोलने का मतलब है या लिखने का भी मतलब है कि हम नारियों को बहुत शक्ति प्रभु ने दी है, तो इसका हमें दिखाना चाहिए। और मैंने इस पर एक कविता भी लिखी हुई थी, है ना, कि धरा आज हो रही है प्यार से रिक्त, तो इसे रिक्तता में पीयूष कौन डालेगा। तो कौन डालेगा? पुरुष नहीं डाल सकते हैं। जो रिक्तता हमारी खत्म हो रही है शाश्वत प्रेम की, उसमें नारी ही डाल सकती है, समझा सकती है। डालने का मतलब समझाने से। तो ये रहा। और फिर देखिए गंगा कावेरी ये व्याख्यान है, तो मैं गंगा जी का एक गीत नारी के विवस्था को लेकर के ही
सुनाना चाह रही हूँ, जिसका प्रसंग ये है कि नारी पुत्र विहीन है और परिवार, समाज, पति सभी लोग उसको निरादर के दृष्टि से देख रहे हैं। वो विवश है पुत्र जन्म न करने के लिए, लेकिन उसकी बात को कोई नहीं समझ रहा है। तो वो अपनी विरह किससे कह रही हैं? गंगा माँ से। तो इसलिए हमारे जीवन में अध्यात्म का बहुत महत्व है। जब हम सब जगह से निराश हो जाते हैं तो कहाँ जाते हैं? प्रभु की शरण में, कि हे प्रभु हमारी रक्षा करो। और इसका बहुत अच्छा उदाहरण आज का कोरोना काल था, कि सब कुछ नहीं, सब हमारी जो गर्भ की चीजें थी वो कुछ काम नहीं कर रही थी, मानव से निर्मित जो भी चीज था। कौन किया? प्रभु के शरण में जाने पर एक कम से कम शांति मिलता था कि शायद प्रभु सुन लेंगे। तो ये नारी भी जा रही है गंगा के तट पे और इतना प्रताड़ित है समाज से इस बात को लेके कि पुत्र नहीं है। तो कहती हैं क्या गंगा जी से? और संवाद योजना देखिए, इसमें हमारे शोहरों में बहुत बढ़िया संवाद है, उतना सुंदर सटीक संवाद नाटकों में भी हम नहीं देख पाते हैं। तो गंगा जी से क्या बोलती है और गंगा जी कैसी है उसका भी चित्रात्मक वर्णन देखिए। गंगा जी के ऊंच अररवा तीरियवा एक रोवे न हो, हे गंगा माई अपनी लहर हमके देई, तो हम डूबी मारी न हो। आत्महत्या की बात कौन सोचता है जो बहुत ज्यादा त्रासित हो जाता है? तो ये हमारे समाज में नारी की त्रासितता की भी बात मैं कर रही हूँ कि नारी त्रासित है, लेकिन वो लड़ झगड़ नहीं रही है। क्या कर रही है? परिवार में सौम्यता बनाते हुए गंगा जी के तट पे जा रही है। वो शायद मन में भी ये सोचती है कि अगर आप पुत्र नहीं दे सकती हो, पुत्र का वरदान नहीं दे सकती हो, तो मुझे अपनी लहर में ले लो। तो गंगा जी उनसे संवाद करती हैं। क्या पूछती है? कि तुम्हें दुख क्या है उसके बारे में। कि ये सोई हुई है गंगा, थीर है। उस समय ये नारी रात में पहुंच रही है शायद, और बोलती हैं कि किए तोरे सासू ससुर दुख नहीं हर दूर बाड़े हो, ये तिरिया किए तोरे कांत विदेश कवन दुख अवहेला हो। और रोने पर ऐसी उनकी बात नहीं सुन रही है। तर्क शक्ति देखिए, गंगा जी तर्क कर रही हैं कि तिरिया मतलब औरत। तिरिया तुमको कौन सा दुख है? सास का दुख है, ससुर का दुख है, या तुम्हारा पति कांत विदेश में है? क्यों तुम रो करके डूब करके मरना चाह रही हो? पहले ये बताओ, है ना। तो वो बोलती है, फिर संवाद में बोलती हैं कि ना मोरे सासू ससुर दुख नहीं हर दूर बाड़े हो, ये गंगा माई ना मोरे कंत विदेश कोखी के दुख अवहेला हो। कोखी मतलब हमारे उधर से बच्चा नहीं हो रहा है, ये दुख मुझे अवहेला मतलब साल रहा है मन में अंदर तक, इसलिए मैं डूब करके मरना चाह रही हूँ। तो गंगा जी सांत्वना दे रही हैं उनको, एक तरह से आशीर्वाद देते हैं, उनको पुचकार रही हैं बड़े प्यार से और कह रही है। ये संवाद देखिए, मधुर संवाद। चुप रह ए तिरिया चुप रह जनी रोई मार हो, तिरिया अपना बालक हम रब तुहरो जियाईब हो। ये गंगा जी का देखिए सौम्य रूप, सुंदर चरित्र, मन में ठहराव, इतना पूछना और फिर उसके बाद तिरिया को सांत्वना देना कि आप मरो मत, इतना रो मत, मैं अपना बालक मारूंगी, जो मेरे भाग्य का जो बालक है उसको मैं मार दूंगी और तुम्हारे बालक को मैं जिंदा रखूंगी, तुम्हें पुत्र रत्न होगा। और ऐसा ही होता है। फिर 9वें मास में नारी को पुत्र होता है और पुत्र होने के बाद उस सास जी को बोलती है कि अब पुत्र हुआ मुझे, तो गंगा जी को मैंने माना है कि पीली साड़ी चढ़ाऊंगी। गंगा जी को पीली साड़ी चढ़ाया जाता है जब पुत्र होता है, तो वो सास जी मुझे दीजिए, मैं गंगा जी को पीली चुनरी चढ़ाऊंगी। तो सास हमारे मतलब समाज में ये है कि ज्यादातर चीज जो है मैके से लोग मंगवाना पसंद करते हैं, वो दहेज प्रथा का थोड़ा सा है। तो सास बोलती है कि नहीं, तुम मैके से मंगाओ और तुमने माना है तो तुम चढ़ाओ।
पुत्र चाहिए लेकिन पियरी नहीं दे पा रही हैं। तो माँ का ससुर मायके का कितना प्यार माँ बाप का होता है, उस प्यार का चित्रण आगे है। वो बोलती है सास से कि मचिया बैठल तू सरब गुण आगर हो, सासु गंगा जी के मानीना पियरिया पियरी हम चढ़ाई भी हो। तो वो बोलती है कि सास क्या बोलती है, एक सास से अर्ज कर रही है फिर भी पियरी नहीं मिल रहा है। राम रसोई की बहू, रसोई में का कौन रहता है, बहू रहती है। तो वो उसका संबोधन दे करके कि राम रसोई के बहुवा सरब गुण आगर हो, बहु हो अपना नैहर लोचना पेठाव पियरिया मंग वाव हो। के बहू अपने नैहर तुम लोचना भेजो। लोचना शब्द बोला जाता था जो नाव लेकर के संदेश जाता था, उसे ग्रामीण भाषा में लोचना बोलते हैं। तो नाव लेकर के जाता है संदेश उनके मायके, और कैसे अर्ज करता है कि सबवाही बैठल कवन बाबा नौआ अर्ज करे, राजा राउर बेटी मानेली पियरिया पियरिया मंगवावेलियो। अब इतना सुन के देखिए कितना मतलब एक संवेदना उत्पन्न करने वाला ये गीत है कि बेटी के घर जब पहुंचता है नाऊ ये संदेश लेके, तो बाप के अंदर कितना रोमांच होता है सुन करके कि मेरी लड़की को लड़का हुआ है, उन्हें पियरी क्या जो भी देना है सब देने के लिए तैयार है। तो वो नाऊ का सुन करके अपने पुत्र को पियरी वगैरह लेकर के भेजते हैं, घी का गागर लेकर के भेजते हैं कि हमारी बेटी घी वगैरह खा के स्वस्थ बनेगी और पूरे समाज में भी बांटा जाएगा। तो जितना संभव है वो लेकर के भेजते हैं। तो आगे आगे आवेला घी गागर पीछे से पियरिया आवे हो, ललनाता पीछे आवे बीरन भैया पियरिया हम चढ़ा ईब हो। तो इस तरह से छोटा भाई लेकर के इन सब चीजों को जाता था और वहां पर पियरी चढ़ाती थी, और इस तरह गंगा माँ खुश होती थी। तो मैं गंगा माँ से आशीर्वाद सबके लिए मांगती हूँ कि सबके जीवन में खुशहाली हो। तो ये मांगने का चीज भी एक तरीका, ये सब कहाँ मिलता है, हमारे लोकगीतों में मिलता है। मैंने कुछ ही लोकगीत गाए, मैं समझ रही हूँ 5-6 ही लोकगीत होंगे, लेकिन ये 5-6 लोकगीत जितने हमारे समाज को स्वस्थ बनाने के लिए चाहिए वो सबका वर्णन है। और साहित्य के लिए जो शब्द चाहिए, जो रस चाहिए, जो अलंकार चाहिए, ये सब चीज है। संवाद योजना भी बहुत है। देखिए मैं अलंकार की थोड़ी सी अनुप्रास अलंकार का एक चित्र और नारी शादी के समय का एक गीत मैं आपको प्रेषित कर रही हूँ कि बेटी की शादी हो रही है, ससुराल जाना निश्चित है, लेकिन माँ के मन में जाने का विरह है, और वो विरह को वैसे न करके लड़की को रोते हुए समझा रही हैं। जब ये गीत गाया जाता है, बैठकी बोलते हैं इसे, बैठ करके बड़े आराम से ये भी गाया जाता है। तो वो है कि लड़की से माँ बोल रही है कि खोरा बोलते हैं कटोरा को, खोरवन बेटी दूध पियवनी, दही खियवनी सारी वाल हो, ओहू के नीकना दिहलू ए बेटी, चलेलू सुंदर बर साथ न हो। अब इसमें चित्रात्मकता देखिए, वर्णात्मकता देखिए कि सुंदर बर कौन खोजा, लड़के के बाप नहीं, लेकिन माँ नहीं चाहती कि लड़की जाए, वो अब भी चाहती है कि ये सब कह के रोका जाए, या बच्ची का जो भी प्यार है उसका वर्णन है कि मैंने तो तुमको कटोरा भर भर के दूध पिलाया, दही भी खिलाया, कैसी दही जिसमें मलाई ऊपर थी, है ना, और तुम उसका नीक नहीं दी, तुम यहाँ रुक नहीं रही हो, ससुराल जा रही हो, वो भी किसके साथ, सुंदर बर के साथ। तो देखिए यहाँ भाव देखिए कि माँ इनडायरेक्ट ये सचेत भी कर रही है कि तुम सुंदर बर के साथ जा रही हो, चिंता मत करना। लास्ट की लाइन जो है कि सुंदर बर है, मतलब
गुणवान वर है तो आप जा रही हो, इसलिए चिंता भी मत करना। और एक तरफ विरोधाभास भी, और खोरवन खोरवन में अलंकार भी, अनुप्रास ख ख खोरवन खोरवन। तो ये तो है, लेकिन बेटी का संवाद देखिए, और इसमें पर्यायवाची शब्द भी है। पर्यायवाची शब्द बहुत ज्यादा है भोजपुरी में, क्योंकि भोजपुरी का क्षेत्र बहुत विस्तार है। भोजपुर से लेकर के और मथुरा तक जितना भी क्षेत्र है, वहां ये सोहर खिलौना गाया जाता है। तो हर एक राज्य का बोली जो है, कोई माँ बोलता है, कोई माई बोलता है, कोई माता बोलता है, कोई माँ जी बोलता है, तो ये सब उसके पर्यायवाची हैं। कितना पर्यायवाची चाहिए हमारे भोजपुरी से, हमारे हिंदी जो बोलते हैं भाषी की, इसमें तो भाषा नहीं है। कितने शब्द चाहिए, कितने व्याकरण चाहिए, क्या चाहिए मुझे बोलिए, मैं निकाल के आपको देती हूँ। तो ये तो खैर अलग की बात है, उस विवाद में मैं नहीं जाना चाहती हूँ। तो लड़की का जो संवाद है, वो बोलती कि क्यों माँ तुमने खिलाया मुझे ये सब चीज, शायद नहीं खिलाया होता तो मैं मर गई होती, शादी नहीं होता। उसके भी मन की बिरह बात है। काहे के अम्मा दूध पियवलु, दही खियलु सारी वालन हो, जानत तरहलु माँ पर घरे जाइब, काहे के कैलो तू दुलार हो। तो ये जब गाना गाँव में गाया जाता है, तो माँ बेटियों के आंखों की आंसू और गाने वालों के आंखों की आंसू रुकती नहीं है, क्योंकि ये बड़ा विक्षोभ का दृश्य होता है। तो इसमें रस देखिए, संजोग और वियोग पक्ष माँ के माध्यम से। अभी तक हम संजोग और वियोग दाम्पत्य जीवन में हिंदी में ढूंढते हैं, लेकिन यहाँ संजोग और वियोग माँ का इतना मार्मिक चित्रण शायद अन्य जगह नहीं मिलता है। तो ये हमारे लोक गीतों की सशक्त चेतना है कि दोनों ही चेतन में है कि जाना है, निश्चित है वो जा भी रही है, और माँ को समझा रही है इस गाने के माध्यम से कि माँ ये हमारे समाज की रीत है, इसलिए तुम चिंता मत करो। माँ का मन ये बोल के थोड़ा सा कटाव लाना चाहती है माँ के भाव में, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इतना सशक्त संवाद योजना, ये लोकगीत समाज के अनुभूत से ग्रहण किया गया होता है भाव, और समाज के स्वरूप को हास्य परिहास के रूप में अब कैसे ज्यों का त्यों उतार दिया जाता है। इसकी व्यंग इसमें बहुत अच्छा है। अब देखिए, एक तरह से व्यंग भी है, माँ से भी बच्ची व्यंग कर रही है कि क्यों खिलाया दही साड़ी वाला और ये सब चीजें। तो फिर देखिए, अब बच्चा होने पर खुशी इतना है कि जो कुछ भी पैसा इकट्ठा करके पति दिया हुआ है पत्नी को रखने के लिए, वो बच्चा होने की खुशी में बांट दे रही है। इतना मन में उल्लास होता है पुत्र रत्न का कि वो बांट दे रही हैं। और बांटने के बाद में पति जब पूछता कि मैंने तो तुमको घड़ा भर के दिया था, मोहर उसको क्या की तुमने, तो कैसे वो जवाब देते हो, बेपरवाह है, उनको कोई फिक्र नहीं है। क्योंकि पुत्र रत्न उस समय पति भी क्रोधित नहीं होगा, शायद वो भी आनंदित होगा, क्योंकि सबको दिया जाता है, घर से लेकर बाहर रिश्तेदार और जो भी हमारे निम्न वर्ग, तो मैं नहीं उनको कहना चाहूंगी, सेवादार सेवा करते हैं, या जो भी नाउन या जो भी बाजा बजाने वाले। इसमें बाजा बजाने वाले का बहुत ज्यादा रोल है। बाजा बजता है, बाजा वाले को बुलाया नहीं जाता है कि आओ हमारे घर लड़का हुआ बाजा बजाओ, वो संदेश वहां पहुंच जाता है एक कान से दूसरे कान, और बाजा बजाने वाले खुद आकर के घर के दरवाजे पर बाजा की धुन से पूरे समाज को ये संदेश दे देते हैं कि इनके घर में आज लड़का हुआ। और उस बाजे की ध्वनि को सुनता, जहां तक उसकी धुन जाती है बाजे की, लोग पूछते हैं कि अरे कहा किसके घर में बाजा बज रहा है। आश्चर्यचकित होकर लोग एकदम मग्न होकर के कान लगा के सुनना, एक मुहावरा है, उस तरह के भाव में आकर सुनते कि अच्छा किस साइड से बाजे की आवाज आ रही है, अच्छा उनके घर में बच्चा हुआ होगा। क्योंकि बड़ा समाज होता है, समाज में बहुत सारे लोग गर्भवती स्त्रियां होती है, न जाने किसके घर बच्चा हुआ। तो ये एक इतना मन से सुनना कि किसके घर में बच्चा हुआ, तो ये संगठन नहीं तो क्या है, प्रेम नहीं तो क्या है, लगाव नहीं तो क्या है, संबंधों की चेतना नहीं तो क्या है। तो इसलिए हमारे लोकगीत सामाजिक चेतना के प्रतीक हैं, हम वहीं से उपज करके आए हैं। अगर आप पीछे जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि कहाँ से आप आए हो। आज जितने भी इस मंच पे बैठे हैं, मेरे ख्याल से सबका जड़ कहाँ है, गांव में है, लोक में है, लोक गीतों में है, वहां से उपजे हुए हम यहाँ आए हैं। और वही संस्कार आज हम लोगों को यहाँ कुछ बोलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं।
आज के माहौल से बच्चा क्या सीख रहा है, क्या कर पाएगा, वो आगे वाला, जैसे तुलसीदास जी ने बहुत दूर तक देख लिया था, दूरदृष्टि हम बोलते हैं, लेकिन हम सभी दूर का देख रहे हैं। इसलिए इन गीतों का संरक्षण बहुत जरूरी है, इन संस्कारों का संरक्षण जरूरी है। तो मैं पति की बात बोल रही थी कि वो पूछ रहे हैं कि गगरी भरी मोती दी तो कहाँ लुटाई। जब समय हो जाएगा तो प्लीज बोल दीजिएगा, क्योंकि मैडम क्षमा चाहता हूँ, कुछ सवाल भी जी जो जी। प्रतिभागी जुड़े हुए तो हैं। बस मैं एक नैतिकता का बोल करके मैं रोकती हूँ कि नैतिकता की भावना कितनी है, और नैतिकता का भावना, और इसमें जो है एकदम नीट एंड क्लीन निर्णय दिया जाए। तो इसके लिए वो पूछती है कि मेरे मन में तो राम भी है, लक्ष्मण भी है, सब कुछ है, तो मुझे पुत्र क्यों नहीं होता है। तो वो बोल रहा है, तोते के मुख से ये बात कहवाया जा रहा है क्या कि तुमने ये गलती की है, तुमने इस पारिवारिकता को तोड़ा है, तो इसलिए आप क्यों चाह रही हो पुत्र जन्म होना। आपने सास का निरादर किया, आप जो है द्वारे पर भिखारी आया तो उसको कुछ नहीं दिया, तो कहाँ से आपको पुत्र होगा। मतलब हर एक के प्रति सचेत होना आपको चाहिए था, तब पुत्र की कामना आप करिए तो प्रभु आपको पुत्र देंगे। तो बहुत बहुत आभार। मैं इसलिए ही बोली हूँ कि क्योंकि बोलते जाइए तो पता नहीं लगता है, हम समय नहीं देख पा रहे हैं। और मंच पे उपस्थित सभी लोगों को मैं नमन कर रही हूँ। मैं देख रही हूँ कि लंदन से जुड़े हुए हैं हमारे जयशंकर यादव जी, और मैंने विशेष रूप से नहीं दे पाई थी, वैश्विक परिवार में ही डाल दिया था, क्योंकि लोगों का इतना उत्साहवर्धक वहां पर मुझे दिखाई दिया कि ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा व्याख्यान है। तो मैं क्षमा चाहती हूँ, आपसे आज्ञा नहीं ले पाई थी, पर लास्ट में मैंने रात में ये डाल दिया कि इतना उत्साह है, जो लोग जुड़ पाएंगे वो जुड़ पाएंगे। तो ठीक है, मैं प्रश्न के लिए तैयार हूँ। आप जिन भाई बहनों को प्रश्न पूछना है वे पूछें। ठीक है मैडम, ठीक है, धन्यवाद आपका। जैसे कि आपने लोकगीतों में सामाजिक चेतना विषय पर, लोकगीत जो सभी जिंदगी से जो संबंधित है, जन्म से लेकर के मरण तक जो हमारी जिंदगी की यात्रा चलती है, इन सभी अवसरों पर लोक संस्कृति जो है, लोक आचार जो होता है, ये सभी हम देखते हैं। तो आपने सोहर, खिलौना, बरई, इस तरह के अलग अलग जो लोकगीतों में जिस तरह की सामाजिक चेतना होती है, इन सभी विषयों के बारे में आपने अपनी बात हमारे सामने रखी है। मैं अपने सभी साथियों से, जो जितने भी हमारे साथी जुड़े हुए हैं, उनकी ओर से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। जयशंकर यादव जी अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे, वहाँ बेलगाम से हम वहाँ मिले थे, अभी शायद लंदन में है। आप कह रही थी लंदन में है? जी जी। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी वो लंदन में अपने बच्चे के पास गए हैं, उनके 2 बच्चे हैं जो कि वहाँ पे बेटा बहुत डॉक्टर हैं, तो वहाँ वो गए हुए हैं और सुन रहे हैं, इसलिए बहुत बहुत मैं उन्हें नमन करती हूँ। आपका भी धन्यवाद सर, आपका भी। हम वहाँ बेलगाम में मिले हुए थे और उसके बाद तुरंत वहाँ से अब इधर लंदन चले गए हैं। तो मित्रों, आप सभी, जो आज का व्याख्यान के विषय है लोक गीतों में सामाजिक चेतना, इस विषय के संबंध में आप जो भी क्या है, अपनी जिज्ञासा हो, अपना विचार हो, अपने सवाल जो कुछ भी हो पूछना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। आप माइक ऑन करके अपना विचार या प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं, आपका स्वागत है। आज का विषय है लोकगीतों में सामाजिक चेतना। ज्यादातर जो है भोजपुरी जो इस संस्कृति से संबंधित जो यहाँ पर आज विचार हुआ है। तो मित्रों, आप में से कोई इस विषय के संबंध में कुछ पूछना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। तिवारी जी कुछ? जी, सबसे पहले तो मैडम को बहुत धन्यवाद कि इतने सुंदर ढंग से, मैं सोच रहा था कि मैडम फिलाडेल्फिया में बैठी हैं अमेरिका में, या जो है हमारे यहाँ ग्रामांचल किसी अवध क्षेत्र में, या
जो है बलिया में आप बैठी हैं और पूरी जो स्मृति है, बहुत सारे लोग जो जुड़े हुए हैं उनकी उन्होंने ताज़ी कर दी हैं। और चूंकि आपने बहुत ठीक कहा कि जिस तरह से लोक संस्कृति से लोग दूर होते जा रहे हैं, उसी क्रम में लोकगीतों से भी दूर होते जा रहे हैं, जबकि हमारी एक लंबी सांस्कृतिक परंपरा उससे जुड़ी हुई है। मैं एक जिज्ञासा ये रखूंगा कि चूंकि हमारी परंपरा में जो आज इस समय एक महत्वपूर्ण विमर्श चलता है पितृसत्तात्मक समाज में, जैसा पुत्रोत्सव को लेकर के कि बहुत प्रसन्नता होती रही है, और आपने बताया कि 12 दिन तक ये महिलाएं एक जगह पर इकट्ठा होकर के और इन गीतों को गाती रही हैं। वैसे मैंने देखा कि अब इधर बेटियों के जन्म पर भी सोहर जो है होने लगे हैं, और खुशियां भी होती है लोगों में, और कमोबेश बहुत कुछ सोच में भी बदलाव आया है। तो चूंकि हमारी सांस्कृतिक परंपरा में पुत्रोत्सव को लेकर के बहुत बातें हैं और आपने उसको बताया भी है काफी, तो इसे किस रूप में देखा जाना चाहिए, जबकि आज दुनिया में लैंगिक समानता की बातें की जा रही हैं और वो न्यायोचित भी है। तो ऐसे में हम अपने इन लोकगीतों को किस रूप में देखें, जो बेटों के जन्म पर तो हर्ष की बात होती है, लेकिन इन लोकगीतों में बेटियों के जन्म पर ऐसा नहीं है। और कई तो ऐसे भी हैं कि जहां पर जो बेटी की जिंदगी से जुड़ी हुई, चाहे वो दहेज की समस्या हो, चाहे विवाह जो है को लेकर के समस्याएं हो, वो भी लोकगीतों में आई हैं। आप तो इसकी विशेष जानकार हैं, तो इस पर आप कुछ अगर कहें। जी तिवारी जी, मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि देखिए, परिवार बदलना, सबसे पहली बात कि लोकगीत समाज की अनुभूति है। तो आज का समाज ये अनुभव कर रहा है कि लड़की लड़के में अंतर नहीं है, और ये सत्य है कि लड़की के जन्म पर इन सोहरों को ही गुनगुना दिया जा रहा है, या फिल्मी धुन पर अपने मन की अभिव्यक्ति तो हो रही है और जरूरी है। मैं पुरुष वर्ग को भी, ये जो आपका प्रश्न बहुत बढ़िया है, पुरुष वर्ग के भी जन्म पर अगर आज सोहर गाया जा रहा है और लड़की पर भी गाया जा रहा है, तो माँ बाप के मन की भाव को ही प्रकट किया जा रहा है कि दोनों में अंतर नहीं होना चाहिए। इसलिए वो गा करके इस बात को ये दर्शाना चाह रही है समाज को कि लड़के पर ही नहीं, लड़की पर क्यों नहीं, है ना। तो इस समाज को एक यहाँ भी चेतन कर रही हैं कि भाई आप ये मत सोचो कि लड़की पे हम नहीं गा सकते, हम आज गाएंगे और लड़कियों को लड़कों के जैसा आगे बढ़ाएंगे। तो मुझे याद आ गया इस बात पर, मेरा एक पुस्तक आ रहा है भारतीय संस्कृत का प्रतीक गोदना, और उसमें प्रतिकार के रूप में, मैं आपके प्रश्न से ही जोड़ी हुई हूँ इसको, प्रतिकार के रूप में छत्तीसगढ़ का एक राम नामी गोदना है जो कि पूरे शरीर पर गुदवाते हैं। निम्न वर्ग के लोगों को मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता था, इसलिए समाज से प्रतिकार के रूप में उन्होंने पूरे शरीर पर गोदना गुदवा लिया। तो अगर आज हमारी नारी बहनें बच्चियों के जन्म पर गाना गा रही है, सोहर गा रही है, तो ये तो बड़ी खुशी की बात है। हमारे समाज में नारी के प्रति उदासीनता है, जो कि सोहरों मैंने विडंबना के प्रसंग में आप प्रस्तुत किया कि नारी घूंघट दे रही है और भी घर का खाना पानी बना रही है, जो भी है। तो कहने का मतलब खाली ये है कि खाली सोहर लड़की के जन्म पर गा देने से समाज नहीं बदल सकता है। हमारे मन के जो सोच हैं, हमें सचेतन होना है, चाहे वो गा करके लोग गीतों को हो या परिवार के परिवेश से ही तो लोक गीतों में हैं। तो हमारे परिवेश को बनाना है कि लड़का भी समझे कि हम भी एक इंसान हैं, जैसे लड़की है, उसके भी दो हाथ पैर हैं जैसे हमारे हैं, उसके भी मन में कुछ भावनाएं हैं जो हमारे हैं। तो दोनों को मिलजुल करके काम करना चाहिए। पहले देखिए, पुरुष वर्ग भी मिलजुल के ही काम करता था, बाहर का पूरा काम संभालता था, अंदर घर का काम पूरा औरत का होता था, इसलिए मालिक और मालकिन शब्द बना हुआ था। तो वैसे ही यहाँ भी
अब तो वो सब चीजें हट गई हैं, क्योंकि दोनों कमाते हैं तो कौन किसका मालिक है वो जब है नहीं। तो खुद एहसास करना है दोनों को, लड़का और लड़की दो ही सृष्टि को लेकर के चलने वाले हैं। तो युवा और युवतियों को ये, या माँ और बाप दोनों को ही ये बताना है कि भाई तुम बेटा हो तो भी तुम्हें कुछ तो हाथ बटाने की कला होनी चाहिए। हालांकि देखिए बायो के हिसाब से आदमी में वो क्षमता थोड़ी कम है, कर लेते हैं लेकिन उतना नहीं हो पाता है व्यवहारिक रूप में, अगर आप देखेंगे घर में तो भी, है ना। और तो इतनी सहन शक्ति ने, इसलिए आदमी शायद थक भी जाते हैं, एक मैं ये सोच सकती हूँ। और इन निरादर के लिए नहीं बोल रही हूँ, एक ऐसा अपना अनुभव में बता रही हूँ। तो हमें करना जरूरी है, दोनों को समझना है, अपना मैं तू से हटना है। ये नहीं कि हम क्यों नहीं गा सकते हैं, हम क्यों नहीं मना सकते। आंतरिक भाव से आप मनाइए, गाइए, प्रतिशोध के लिए नहीं। वही चीज नारी के मन से हटाना है कि आप आगे बढ़ रही हो। आप देखिए आज जितनी पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, मैं तो भारत के गांव से लेकर के और अमेरिका तक का देख रही हूँ, लगभग 15 देशों का भ्रमण भी कर चुकी हूँ। आज नारियों के मन में पढ़ाई का बहुत ज्यादा ईगो है। आज होटल में जाकर, समय के अभाव के कारण होटल में जाकर पति बना नहीं पा रहा है, नारी भी क्यों बनाए, बोलती हम भी होटल में चलते हैं, चलो चलो होटल में। उनके शरीर पर, उनके परिवार पर इसका असर आ रहा है। कोरोना काल में मुझे इलाहाबाद का एक मेरी बहन का लड़का था, बातों बातों में वो बोला कि मौसी जी ऐसा है कि गांव का लोग इतना इसलिए बीमार नहीं पड़ रहा क्योंकि उनकी इम्यूनिटी पावर ज्यादा है। क्यों भाई? क्योंकि वो ऑर्गेनिक चीज खा रहे हैं, घर का बना चीज खा रहे हैं। और बाहर क्यों इतने लोग बड़े शहरों में बहुत ज्यादा फैला, कारण है कि वो पाव भाजी पर जी रहे हैं। उनके खाने के जो आधार हैं वो गलत हैं। तो ये क्यों गलत हैं? कौन उपजाया है? लड़की लड़के नहीं तो उपजाया है ना। तो ये हमको चेतना लानी है, जो कि हमारा आज विषय भी था, लोकगीतों से आए, घर से आए, आना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। और जी, कोई बहुत मित्र बहुत कोई अपना विचार व्यक्त करना चाहते हैं, या कोई जिज्ञासा, कोई सवाल पूछना चाहते हैं, आप सभी का स्वागत है। अगर कोई सवाल या प्रश्न ना हो तो हम आगे बढ़ सकते हैं। नमस्कार आज का सर। विषय रहा। हाँ मैडम नमस्कार। बोलिए मैडम। मैम मैं ये पूछना चाह रही थी कि हम देख रहे हैं कि जो नई जो पीढ़ी है वो लोकगीत से दूर होती जा रही है। जैसे लोक कथाएं, लोकगीत जो वाचिक परंपरा थी, तो नई पीढ़ी बिल्कुल भी उसे सीख नहीं रही है, आत्मसात नहीं कर रही है। तो इस दिशा में क्या कदम उठाने चाहिए? बहुत बढ़िया प्रश्न है। और इस दिशा में कदम के लिए मैंने ये सोचा हुआ है कि क्यों न, जो जैसे ये कावेरी और ये व्याख्यान हो रहा है, ये तभी खत्म होगा जब हम एजुकेशन या बड़ी बड़ी जो हमारी संस्थाएं हैं वो इस चीज को अपने हाथ में लेंगी। मैं घर में बैठ के 100 गाना गा दूं, वो प्रभावकारी नहीं होगा। हमारा ये उद्देश्य है, एक बहुत बड़ा ये उद्देश्य है कि जो पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, कॉलेज की लड़कियां, उनसे अगर हम इस तरह के हजारों व्याख्यान लेते हैं लोकगीत के ऊपर, वो रट करके ही आए, लोकगीत गाएं, और उसका जैसे कि आज हमने व्याख्या किया, ये व्याख्या की जाए, तो उससे जो हमारे गांव की लड़कियां भी आज इससे हट रही हैं। हम देखते हैं कभी कभी शादी ब्याह में, मैं जाती रहती हूँ, गांव तक में रिश्ता रखती हूँ, तो वो किनारे खड़ी होती हैं, उनको लगता है ये क्या, ये तो बूढ़ों को गाने की चीज है, हम क्यों गाए। तो वहां भी वो दूर हो रही है। तो ये सबसे अच्छा एक मेरी सोच है कि हम मंच पे आधा घंटा के लिए एक गीत लेकर के एक लड़की आए और उस पर व्याख्यान दिया जाए, तो दूसरी लड़की को भी होगा कि ये तो बहुत अच्छी चीज है, यहाँ से सर्टिफिकेट मिलेगा, वो हमारे करियर के लिए बड़ा अच्छा होगा क्योंकि ये कॉलेज से मिल रहा है। और फिर इस ओर झुकाव होगा। और आप सबको मालूम भी होगा शायद कि अब संस्कृत को, भारतीय संस्कृत को प्रोस्पेक्टस में भी, सिलेबस में भी डाला जा रहा है, पाठ्यक्रम में डाला जा रहा है, इसलिए कि हमारी सांस्कृतिकता खत्म हो रही है। घर का आदमी बोले कि तुम ये गाना गाओ, तुम ऐसे रहो, बच्चे सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए शिक्षा का बहुत बड़ा रोल है हमारे व्यक्तित्व में। अगर वहां इसको विषय में बनाया गया, या वहां से कुछ हो रहा है, या हमारे जैसे सशक्त संस्थाओं के माध्यम से कुछ हो रहा है, तो जरूर इसका प्रभाव पड़ेगा। और इसमें हम पढ़े लिखे लोगों को ही जोड़ना चाह रहे हैं।
कब शुरू हो जाएगा ये प्रभु की इच्छा पर निर्भर करता है। जैसे कि हमारी संस्था भी अचानक एक दिन में शुरू हुई थी और 108 हमने साहित्यकारों को जोड़ा था। साहित्यकार मतलब कॉलेज वगैरह के प्रबुद्ध लोगों को, ताकि वहां ये संदेश जाए कि साहित्यिक मंच क्या होता है। ये उगते हुए हर तरह चारों ओर साहित्य मंच, साहित्य मंच, साहित्य मंच में 4 लोग आ रहे हैं, कविता कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं पता उन्हीं को नहीं है। तो इसको देख के बड़ा एक झंझावात हुआ था और हिंदी दिवस के ऊपर ही 3 दिन बचा था, तो मैंने इस संस्था का निर्माण किया। आप लोग जैसे प्रबुद्ध लोगों को, 3 लोगों को ही सूचित किया था और 108 प्रबुद्ध अमेरिका से लेकर लेह लद्दाख तक के लोग जुड़े हुए थे और हिंदी के ऊपर ही 8 सत्रों में 3 दिन ही मेरे पास टाइम था और वो हुआ था। तो कहने का वो प्रसंग मैं इसलिए यहाँ डाल रही हूँ कि जब प्रबुद्ध लोग किसी काम को करने का बीड़ा उठाते हैं तो वो काम हो जाता है और दृढ़ता के साथ करते हैं। तुलसीदास जी क्या थे? कुछ नहीं थे, उनके जीवन पढ़िए आप, कुछ नहीं थे, लेकिन दृढ़ता था, उद्देश्य था और वो उद्देश्य पूरा होता है अपने कर्मों से। तो इस तरह से आप लोग आगे आइए और जो हमारे महानुभाव यहाँ पर बैठे हुए संचालक जी और संयोजक जी, इनसे आप संपर्क करिए। जब भी हम ये व्याख्यान शुरू करते हैं तो इन लोगों को हम जोड़ेंगे, इन लोगों के स्कूल से ही बच्चे लेंगे और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। केवल आधे घंटे का ही समय लेंगे क्योंकि आजकल समय का अभाव है, पढ़ने वाले बच्चों के पास बिल्कुल समय नहीं होता है। तो आप लोग जुड़िए और उसको अपनी सहेलियों को तैयार रखिए, 10-15 जितनी कर सकती हैं, और हम लोग इसको करेंगे। इस तरह से लोकगीत आगे बढ़ जाएगी और हमारे संस्कार आगे बढ़ेंगे। लोकगीत के नाम से भले ही उनको हो रहा हो, लेकिन संस्कार को बढ़ाना जरूरी है। तो बहुत बहुत आभार। अगर प्रश्न है तो मैं तैयार हूँ। धन्यवाद। सही बात है, क्योंकि शिक्षा की पहली पाठशाला घर है। घर से यह कोई भी जो है संस्कार जो है घर से ही होनी चाहिए। घर से मतलब घर में, घर के परिवार में जितने भी लोग होते हैं उनको इस विषय पर ध्यान देना चाहिए, बच्चों को सिखाना चाहिए और स्कूल कॉलेजों में भी इस तरह की जो पाठ्यक्रम जो होता है उसको जोड़ना चाहिए। तभी क्या है, हम अपनी संस्कृति से, अपने संस्कार से जुड़े हुए रहते हैं। नहीं तो हम अपनी संस्कृति और संस्कार से हट जाते हैं। यह एक खतरे की सूचना भी होती है, संकेत है। तो आगे बढ़ते हुए और कोई अपना सवाल या कुछ जिज्ञासा या प्रश्न पूछना चाहते हैं? यह आखिरी सवाल मानकर हम चलते हैं। अगर कोई पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं, कोई सवाल या जिज्ञासा, अपना विचार। सर जी नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते, बोलिए। मैं डॉक्टर लक्ष्मण भोसले हूँ, कर्नाटक गुलबर्गा से हूँ सर। सबसे पहले मैं माफी चाहता हूँ कि देर से ज्वाइन किया हूँ, एक मीटिंग में था। मैं डिग्री कॉलेज में प्रिंसिपल होने के नाते बेंगलोर में मीटिंग था सर, ज्वाइन होने में देर हो गया, माफ कीजिए। ये तो साहित्य के बारे में जब सुन रहा था तो अपने बचपन की यादें ताज़ी हो रही थी। जब हमारी माता जी हमें सुबह 4-5 बजे उठकर जब गाना गाते हुए जवर पीसती थी, आटा पीसती थी, तो वो तो अनपढ़ी थी माता जी, लेकिन हमारे को खुद पर, अपनी संतान पर, अपने बैल गायों पर, अपने खेत पर, अपने खलिहान पर जब माता जी गाती थी तो आजकल के विश्वविद्यालय के पढ़े लिखे प्रोफेसर्स भी उस प्रकार की कल्पनाओं को जोड़ना असंभव सा लगता है। तो वो जो बचपन का जो मिठास है वो तो जीवन का मजा वहीं पर है। हम चाहे जितने पढ़े लिखे हो या आज डॉक्टरेट किए, एमए पीएचडी किए या प्रोफेसर बने, लेकिन जीवन का जो मजा खोते हुए एक अंधी दौड़ हम दौड़ रहे हैं। इसलिए लोकगीतों का मजा हम जो 2000 पहले की पीढ़ी, अब 2000 के बाद की आने वाली पीढ़ी को उसका मजा चखाना हमारा फर्ज बनता है। बीच में कभी क्लास में उस प्रकार के गीत, खेत खलिहान के जो हल चलाते हुए जो किसान गाता है बैलों के साथ, या माता जब फसल काटते हुए माता बहनें जो गाना गाती थी, वो जीवन की हकीकत है और उसको बचाए रखना सच में हकीकत में एक चुनौतीपूर्ण काम है। लेकिन अच्छी चीजें फिर से अपना दौर लेकर आएगी, इसी उम्मीद के साथ हम जुड़े रहेंगे सर। बस दो बातें शेयर करने के लिए मौका दिए, बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद लक्ष्मण सर, आपको धन्यवाद। अपना विचार आपने व्यक्त बस किया। में हूँ सर, जर्नी में हूँ। स्पष्ट सुनाई आपको तो मैं सुन रहा हूँ एक 10-15 मिनट से, लेकिन मेरी बातें कहाँ तक स्पष्ट हो गई पता नहीं। ठीक है। मैं जैसे भी बहुत बहुत लोकगीतों का, आभार आपको भोसले जी, आपने बहुत अच्छी बात हम सुन कही। पा रहे हैं और आपकी। सच में लोकगीत मैडम लोक जी, संस्कृति है। हमारी जो माँ थी, जो अनपढ़ थी, तुरंत ऑन द स्पॉट जो शब्द मिलाती थी, जो अपने खानदानी भगवान हो, अपने खेत हो, अपने संतान हो, जोड़कर सुबह गाना गाती थी। जवारी पीसते वक्त 4:30 बजे, 5 बजे हमें अपने अ, हमें अपने गोद में सुलाए गाती थी, और हम बचपन में उनको सुनते थे। तो उतनी जो कल्पना है, उतना जो जीवन का सार है, हम इतना डॉक्टरेट करने के बाद ये हम वैसी भावनाओं को पनपते हुए नहीं देख पाते अपने आप में। क्योंकि हम समाज को मन से अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, हाँ, मतलब हम अपने में ही हमारी बिजी, अपने में ही जो मस्त हैं। सरलता थी, ये हटाना कहीं ना है हमें। कहीं हमसे दूर हटती जा रही है। जो खोखली स्पर्धा या अपने दूसरों को कमजोर दिखाने की जो स्पर्धा, हमारे बुद्धिवादिता की अधिकता, दिल का दरिया सूख जाना और बुद्धि का चालाक हो जाना, इस दौर का बहुत बड़ा विशेष गुण मानता हूँ मैडम मैं इसे। जी जी। और धन्यवाद जब सर। तक हम बुद्धि को छोड़कर दिल के पास नहीं जाएंगे, जैसे कामायनी में ईड़ा को छोड़कर श्रद्धा की तरफ मन वो जब तक नहीं लौटे, तब तक उनको तसल्ली नहीं मिली। वो फिर से एक बार यहाँ इस दौर में बहुत जरूरी लगती है चीज। जी धन्यवाद। धन्यवाद लक्ष्मण सर, आपके विचारों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई मित्र अपना विचार धन्यवाद सर। व्यक्त करना चाहते हैं? नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। आज के इस मुख्य जो विषय पर व्याख्यान हमने जो सुना है, लोकगीतों में सामाजिक चेतना, इस व्याख्यान के मुख्य वक्ता थी डॉक्टर मीरा सिंह। इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण जो बातों को हमारे सामने प्रस्तुत की है। आज के इस कार्यक्रम की जो धन्यवाद देने के लिए, कार्यक्रम के संबंध में धन्यवाद देने के लिए मैं अपने मित्र एमएलए अकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन कॉलेज के जो क्षितिजा, डॉक्टर क्षितिजा जो हैं, इनको मैं बुलाता हूं और वे आए और धन्यवाद देकर के कार्यक्रम को आगे बढ़ाए। क्षितिजा जी। यस सर, नमस्ते सर, धन्यवाद। नमस्ते मैम। हाँ नमस्कार। यस, हिंदी में एक कहावत है कि अंत भला तो सब भला, और आज मुझे इस कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव का कार्यभार सौंपा गया है। आज इस गंगा कावेरी व्याख्यानमाला के 105वीं व्याख्यानमाला की मुख्य वक्ता डॉक्टर मीरा सिंह, जो हमारे साथ अमेरिका से जुड़ी है, मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैम, आपका जो वक्तव्य आज मैंने सुना, इससे मुझे सचमुच एक बार ऐसा लगा कि हम वापस जो है अपने खेत खलियान, अपनी पूरी जो गांव का जो आपने एक प्रकृति और एक वहां के रहन सहन सबके बारे में जो बताया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बहुत सी ऐसी चीजें होती है जो हमारी कल्पना पटल में तो रहती है, लेकिन आज आपने जैसे दोबारा उसे जीवंत कर दिया, तो मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। इसके साथ ही साथ मैं श्री लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा उत्तर प्रदेश के प्राचार्य प्रोफेसर रविंद्र कुमार और हिंदी विभाग के डॉक्टर जयशंकर तिवारी तथा डॉक्टर शैलेंद्र नाथ मिश्रा, उनका भी धन्यवाद करती हूँ। पंपा कॉलेज इंकलाब मंगलूर कर्नाटक के प्राचार्य डॉक्टर पुरुषोत्तम के.वी. जी का भी मैं धन्यवाद करती हूँ। साथ क्षितिजा जी, माइक ऑफ हो गया आपका? माइक ऑफ है, माइक ऑफ है। ओके, हाँ अभी बोलिए, अभी तो बोलिए। ये अभी बीच में ऑफ हुआ या पहले से ही ऑफ हो गया है? नहीं अभी ठीक है, अभी बोलिए। नहीं अभी अभी ऑफ अभी हुआ है, सुनाई दे आप रहा है? आगे बढ़ाइए। बीच में ऑफ हुआ था मैडम, बीच में। अच्छा, थैंक यू सर। तो पंपा कॉलेज एकला मंगलूर कर्नाटक के प्राचार्य डॉक्टर पुरुषोत्तम के.वी. जी का भी मैं धन्यवाद करती हूँ। साथ ही साथ हमारे साथ लंदन से जुड़े हुए सर जी का भी मैं धन्यवाद करती हूँ, और मैं डॉक्टर S.A. मंजुनाथ जी का भी धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उन्होंने आज मुझे इस गंगा कावेरी श्रृंखला में धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित किया।
सर हिंदी विभाग अध्यक्ष हैं तथा कर्नाटक राज्य विश्वविद्यालय कॉलेज हिंदी प्राध्यापक संघ बैंगलोर के अध्यक्ष भी हैं। साथ ही साथ मैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ जो इस वेबिनार से जुड़े सभी शिक्षक वर्ग, शोधार्थी, इन सब का भी मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने बहुत ही धैर्य से इस कार्यक्रम को सुना और इस कार्यक्रम को सफल बनाया। साथ ही साथ इस कार्यक्रम में जो प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जुड़े हुए थे, ऐसे सभी सहयोगी भाई बहनों का मैं धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उनके सहयोग के बिना यह कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता है। एक बार फिर मैं आप सभी का डॉक्टर क्षितिजा MLA कॉलेज बैंगलोर से तहे दिल से सभी का धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद क्षितिजा जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारा अनुरोध स्वीकार किया, स्वीकार करते हुए इस कार्यक्रम में उपस्थित रहकर सभी को आपने धन्यवाद अर्पित किया। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ हमारे मित्र डॉक्टर जयशंकर तिवारी जी, हम दोनों मिलकर के इस कार्यक्रम को चला रहे हैं। बहुत मेहनत से, परिश्रम से, लगन से ये कार्यक्रम करा रहे हैं डॉक्टर जयशंकर तिवारी जी। मैं इनके और इनके परिवार वालों को अपनी ओर से मैं धन्यवाद देता हूँ। और इसके साथ हमारे इस आवासीय मंच पर जितने भी साथी मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं, इनके सहयोग से ये कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है, आगे चल रहा है। और इन सभी को मैं अपनी ओर से धन्यवाद देता हूं। और उसके साथ साथ आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर मीरा सिंह जी, जो 2-3 दिनों से हम लगातार जुड़े हुए बातें कर रहे थे। और मैडम जी उन्होंने फोन करके कहा कि हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। और आज सवेरे जो मतलब हमारे यहाँ शाम है, उनके यहाँ सवेरे है 4:30 या 4 बजे लगभग उठ करके उन्होंने मैसेज किया और उसके बाद हमारे साथ जुड़ी रही। और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, लोकगीतों में सामाजिक चेतना, क्योंकि हमारे जीवन में लोकगीत जो संस्कृति जो होती है, लोक संस्कृति जो होती है, वह हमारे जीवन से वह गायब होता जा रहा है। तो इसको क्या है, कैसे हमारे जीवन में आगे बढ़ाना चाहिए, आगे ले आना चाहिए, इन सभी विषयों के बारे में आपने बहुत ही महत्वपूर्ण व्याख्यान इस गंगा कावेरी व्याख्यान माला में आपने प्रस्तुत किया। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।